हेलो एवरीवन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो का आपको हमेशा इंतजार रहता है। दिस इज आरटीपी डिस्कशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज सीए इंटर पेपर May 2022 and it can also be used by future terms because RTPs में usually बहुत typical questions होते हैं, कुछ repetitions भी होते हैं, but there are some questions which have been designed in a very unique manner. तो we must solve the RTP questions. एक important caution, सर मैंने आरटीपी देख रखा है, वीडियो बंद कर रहा हूं। रुक जाइए। मैं आरटीपी डिस्कशन शुरू करने के पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें बोलना चाह रहा हूं। बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग आरटीपी, आज मैंने अपलोड कर दिया है इस चैनल पर आप चाहे तो आज ना देखकर 3 दिन बाद भी देख सकते हैं, पर उसको देखने के पहले ये बैकग्राउंड चेक पहले कर लीजिएगा। मैराथन ऑन शेयर कैपिटल एटसेट्रा बोल के एक अपलोडेड है, कुछ दिन पहले हुआ था। मैराथन ऑन शेयर होल्डर्स मीटिंग बोलकर कुछ अपलोडेड है, सेक्शन 96 से 121। मैराथन ऑन डिपॉजिट्स चेंज ऑफ क्लॉजेस अपलोडेड होने वाला है। मैराथन ऑन चार्जेस बाईबैक, ये सब अपलोडेड है। इनको देखने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, देन द थिंग्स बिकम इवन बेटर और आपको कॉन्फिडेंस आता है। आरटीपी डिस्कशन के दौरान या जब भी मैंने कोई भी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किया है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट रैंडमली लिसनिंग टू द आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको अपने माइंड में भी एक पूरा मैप रेडी करना पड़ता है कि मैं आंसर में इस तरह अपने प्रोविजंस को पहले लिखूंगा, ये लैंग्वेज लॉ की होनी चाहिए, फिर इन द प्रेजेंट केस एंड देन फाइनली कंक्लूजन। सो वी आर गोइंग टू डू सम गुड क्वेश्चंस ऑफ कंपनी लॉ जो सीए इंटर आरटीपी में दिए हुए हैं, एंड स्टूडेंट्स ऑफ अदर कोर्सेज टू कैन हियर दिस इफ दे आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट सम न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन प्रोफेशनल कोर्सेज। ओके, तो मैं आज सम क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस आज पिक करने वाला हूं। इसके हो सकता है 2 पार्ट्स वीडियोस के बने। तो ये आरटीपी का पीडीएफ इंस्टीट्यूट के साइट से लिया गया है, एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडी भी इन्होंने एक सिंपल सा दिया है, दैट इज नॉट वेरी टफ। मैं पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आज शुरू करना चाहता हूं। 2 चीज बता दूं, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज एंड एमसीक्यूज आर एक्सट्रीमली टू द पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने मैराथन ऑन इंटीग्रेटेड केस स्टडीज 4-4.5 घंटे की या 6 घंटे की, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स, मैंने पूरा आईसीएआई मैट और उसके वो एडिशन को भी डाल दिया है वहां पीडीएफ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। एंड व्हेन वी सॉल्व इंटीग्रेटेड केस स्टडीज की मैराथन, माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट टू कॉल आउट पॉइंट ए का आंसर ये है, बी का आंसर ये है। आई वांट टू रिवाइज वेरियस रिलेटेड टॉपिक्स ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ सेशन। तो आज भी हो सकता है मैं आरटीपी के एक क्वेश्चन को कराऊं, पैरेलली में कुछ दूसरे रिलेटेड टॉपिक्स पे भी चला जाऊंगा। कल को अगर पेपर की लैंग्वेज बदल जाए क्वेश्चन पेपर की, तो क्या इंपॉर्टेंट होता है। एक लास्ट बिफोर आई स्टार्ट, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फिर से। मैंने टेस्ट सीरीज November 22 ऑनवर्ड्स शुरू कर दिया था। दैट्स ओपन फॉर ऑल, एनीवन, इवन योर फ्रेंड्स हु आर नॉट स्टडिंग फ्रॉम मी इन कैलकाटा, पर बाहर रहते हैं और वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज दे कैन ज्वाइन, मतलब इट्स ओपन फॉर ऑल। एंड मैंने एक वीडियो आप यहां पर आपको दिखाया था किंजल अजमेरा का, और उनके सारे टेस्ट पेपर्स मेरे पास हैं, जो मेरे यहां पर उन्होंने 11 और 12 टेस्ट पेपर्स या और ज्यादा टेस्ट पेपर्स दिए थे। तो उन टेस्ट पेपर्स को बेस बना के, उनके हैंडराइटिंग को बेस बनाकर और मेरे मॉडल आंसर्स को बेस बनाकर मैंने सारे टेस्ट सीरीज के वीडियोस बनाने शुरू किए हैं, स्टेप वाइज मार्किंग जैसे इंस्टीट्यूट करता है वैसे। ओके, तो ऐसा आप भी अपने नाम को अगर लाना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि सब फर्स्ट आए, पॉसिबल भी नहीं है, पर नॉलेज के टर्म्स में आप भी अगर सुपरस्टार बनना चाहते हो, तो टेस्ट सीरीज, आई पर्टिकुलरली फील टैक्स, लॉ, ऑडिट का तो जरूर देना चाहिए, बिकॉज अकाउंट्स, कॉस्ट एफएम आप ऑलरेडी बहुत इंक्लाइंड रहते हैं, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो जाती है। बट इंडियन स्टूडेंट्स को यूजुअली प्रॉब्लम आता है वो इंग्लिश फ्रेम करके आंसर्स को डेवलप करने में। टैक्स, लॉ, ऑडिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थली एसएमईआईएस भी आपको दे देना चाहिए 2-3 टेस्ट। बट टैक्स एंड लॉ, अनलेस यू हैव द राइटिंग स्किल्स, हैंड राइटिंग स्किल्स की बात नहीं है, तो चाहे आप आरटीपी कर लीजिए या एमटीपी कर लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। अनलेस यू हैव अपीयर्ड फॉर द टेस्ट and you have watched the video stepwise marking कैसे होते हैं आंसर्स के with the model answers of Kinjal and others, that's very very important. Okay, तो dialogues over, हम लोग अब इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। नजर डालिए ध्यान से। ओके,
सबसे पहले दिस इज द क्वेश्चन 1 आरटीपी मई 2022. क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो. फॉलोइंग आर सम ऑफ द सिक्योरिटीज इशूड बाय डिफरेंट कंपनीज रिलेटेड विथ ईच अदर. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा कौन किससे कैसे कैसे रिलेटेड है. ओके, अपने अपनी किताबों को खोल लीजिए. एंड इक्विटी शेयर्स इशूड बाय, दो कंपनीज के नाम दिए टेबल खत्म होने से. KNI Limited are not listed in any of the recognized stock exchange. यानी ये लिस्टेड कंपनी के अमेंडेड डेफिनेशन पर कुछ यहां पर खेल होने वाला है जो मुझे लग रहा है. They are not listed on any of the recognized stock exchange. Next part. In the context of aforesaid facts, I'm assuming that you have opened your PDF also. In the context of aforesaid facts, answer the following questions. Number 1, whether the following companies can be considered as listed company. Second part, explain the relationship between the above mentioned companies. कुछ holding pattern दिया होगा, देख लेते हैं. Is it fine everyone? तो सबसे पहले क्या ये लिस्टेड कंपनीज हैं या नहीं है? तो एक लड़का बोलता है सर लिखा हुआ दिख गया KNI. एक्चुअली आप अगर देख रहे हो इस डायग्राम को, यहां पर K से एक अजीब टाइप का नाम है, आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द फुल नेम. I से एक अजीब टाइप का नाम है, यस सर. एंड S से अलग टाइप का नाम है. तो ये K लिमिटेड बोल लूं, इसको I लिमिटेड बोल लूं, और S वाले को S प्राइवेट लिमिटेड बोल लेता हूं. ठीक है, तो मुझे इन ऑब्जर्वेशंस को पढ़कर बताना है क्या ये लिस्टेड कंपनीज हैं या नहीं है. ओके, तो यहां कुछ कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस एंड रिमार्क्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं. दैट K लिमिटेड हैज द पावर टू अपॉइंट 2/3 डायरेक्टर्स इन I लिमिटेड. I लिमिटेड होल्ड्स 60% वोटिंग पावर, ऐसा कुछ लैंग्वेज मिला इन S लिमिटेड. ओके, उसके बाद S प्राइवेट लिमिटेड वो भी होल्ड कर रहा है. जो S प्राइवेट लिमिटेड है वो होल्ड कर रहा है 52% इक्विटी. आप मेरे मार्किंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और खुद भी अपने बुक्स को भी पढ़ रहे हैं. दिस S प्राइवेट लिमिटेड होल्ड्स 52% equity shares in P Limited as an investment on behalf of another company in the capacity of a trustee. फुल पेज करो. मेरे मार्किंग्स और मेरे कलर्स की मजाक मत उड़ाना सर, ये तो आर्ट क्लास लग रहा है, इतने कलर्स भरे हैं मैंने ताकि आप पॉइंट्स को डिफरेंशिएट कर सके और कुछ हिंट्स आपको मैं पढ़ाने के समय दे सकूं. टेक द मार्किंग्स एंड स्टार्ट एनालाइजिंग कि क्या चीजें हैं. पढ़ना शुरू करो. ओके, यस प्लीज डू इट. लेआउट. नाउ इसमें विशेष बात क्या है, क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, क्या ये लिस्टेड कंपनी है और क्या रिलेशनशिप है. तो क्योंकि हम लोग आरटीपी सॉल्व कर रहे हैं, आंसर्स आपके पास छपे हुए आपके घर में गए हैं, बट हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आंसर्स को कॉल आउट करना नहीं है, हम उसके राइटिंग पैटर्न को भी देखेंगे. तो इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड आई रियली फील दिस सेम क्वेश्चन मे बी आस्क्ड विद सम मोर फैक्ट्स एंड चेंजेस. तो लिखना चाहिए ऑब्जर्वेशन गुड क्वेश्चन. ये मैंने हमेशा बोला है, जब आप इंटीग्रेटेड केस स्टडीज भी सॉल्व करते हैं ऐसे ऑब्जर्वेशंस लिखा करो. गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. ओके, तो देखो यहां पर सबसे पहले अगर मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाऊं लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन के बारे में, जहां पर हम लोग देखते थे लिस्टेड कंपनी में कुछ कुछ कंपनीज एक्सक्लूड हो जाते हैं. ये डेफिनेशन चेंज हुआ था. That listed company means a company which has any of its securities listed on stock exchange. मैं वापस बोल रहा हूं, पहले आपको ये लाइन समझाना चाहिए था अपने आंसर्स में कि listed company is a company which has any of its securities listed on stock exchange. आपको जो आरटीपी में क्वेश्चन अभी दिया, इधर देखो, आपको आरटीपी में क्वेश्चन दिया था equity shares of KNI are not listed on stock exchange. Did you get this line? Equity shares are not listed.
और आप पुराना डेफिनेशन पढ़ के क्या बोलेंगे? एनी ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स, एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अगर होता है तो होता है, वो लिस्टेड कंपनी होता है। इफ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ सर, मैं तो बोल ही रहा हूं ये के और आई लिस्टेड है। मैंने बोला कैसे? सर देखिए लिखा है ना, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन टर्म्स ऑफ सेबी रेगुलेशंस, लिस्टेड non-convertible debt securities by the public company on a private placement basis। और प्राइवेट कंपनी के लिए भी एस प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी लिखा है लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। वैसे इशारा तो मिल ही गया है, और मैं भी बता देता हूं लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन की पहली लाइन क्या है, वापस सुनो। लिस्टेड कंपनी मींस एनी ऑफ द सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो उस हिसाब से पहले बहुत सारी कंपनीज फिर कवर हो जाती थी लिस्टेड कंपनी के उस ऑब्लिगेशंस में, पर एमसीए ने एक लाइन ऐड करवाया इसमें, सच क्लास ऑफ कंपनीज, मतलब एक्ट में भी लाइन आ चुका है, विच हैव बीन लिस्टेड, सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, कुछ कुछ टाइप के सिक्योरिटीज को अगर वो लिस्ट करवाते भी हैं, जो लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेबी ने मिलकर डिसाइड किया है, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड। ओके, जैसे कि ये ऐड हुआ है देखो सेक्शन 2 क्लॉज 52 में, पब्लिक कंपनीज, कुछ कुछ टाइप की पब्लिक कंपनीज जो अपनी इक्विटी लिस्ट नहीं करवाई है स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे हमारे क्वेश्चन में था, बट हैव लिस्टेड देयर एनसीडीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। नाउ इसमें लोग हड़बड़ी करके क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, सर समझ गए पब्लिक कंपनी इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है सर, समझ गए सर, पर अगर उसका सिर्फ एनसीडीज लिस्टेड है तो सर वो लिस्टेड नहीं है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, पब्लिक कंपनीज, हाँ सर एनसीडीज लिस्टेड हुआ, पेपर में आया, पब्लिकली लिस्टेड हुआ, कोई पब्लिक इशू लाकर, वो लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी। सर आपकी बुक में तो लिखा है ना एनसीडीज होने से वो नहीं होता है, अगर उसकी इक्विटी लिस्टेड नहीं है, सिर्फ एनसीडी लिस्टेड है, वो तो नहीं है सर लिस्टेड कंपनी। कौन बोला? पूरा पढ़ो, लिखा है एनसीडीज अगर हम उस पब्लिक कंपनी में प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर अलॉट किया है, ओके, एनसीडीज अगर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर अलॉट किया है। अब प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर अलॉट किया है, इसलिए आधा ज्ञान खतरनाक होता है। तुम लोग कई बार बोलते हो ना चार्ट वाली बुक दे दीजिए, उसमें से छोटा छोटा पढ़ के चले जाते हैं, अनलेस यू रीड द लीगल लाइंस यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स। ओके, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट भी होना चाहिए आंसर्स में। अब आरटीपी में इन्होंने ये दिया, असली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही फ्रेम का आएगा, थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन भी हो सकता है, तो रट के भी आंसर्स नहीं जाना चाहिए। अच्छा अच्छा ये आई और के वाला क्वेश्चन तुम कर में आरटीपी में करके आए, फैक्ट्स चेंज कर देते हैं और वहां पे दे देगा वो एनसीडीज लिस्टेड है पर प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड मिसिंग है, या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस लिस्टेड है पब्लिक कंपनी का पर प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, पब्लिकली लिस्ट हुआ है, तब वो लिस्टेड ही माना जाएगा। आप लिस्टेड कब नहीं माना जाएंगे? अगर आपके इक्विटी लिस्टेड नहीं है और आपके ये सब लिस्टेड है, पर ये सब लिस्टेड आपके प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के आधार पर हुए हो, तो आपको ये रिलैक्सेशन है। या प्राइवेट कंपनीज विच हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, उसको तो अलाउड भी नहीं है। तो मैंने रियल लाइफ में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ढूंढ कर, मेरे कुछ स्टूडेंट्स बड़े बड़े ये सब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज में है, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि गूगल में यूजुअली एग्जाम्पल्स नहीं दिखाते, तो इस टाइप की कंपनीज जो होती हैं ये लिस्टेड कंपनीज फिर नहीं मानी जाती है। या एक पब्लिक कंपनी कोई फॉरेन के ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड, इंडियन में तो है ही नहीं, एक पब्लिक कंपनी फॉरेन के ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में अपने इक्विटी को लिस्ट करा रखी है जिसके लिए कोई रिलैक्सेशन हमारे कंपनी लॉ में डिसाइड हुआ है, हमारे गवर्नमेंट ने और फॉरेन गवर्नमेंट ने मिलकर कुछ कुछ जुरिसडिक्शंस को अगर जब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो लिस्ट आ जाएगा, तो वो भी रिलैक्स्ड है। तो यानी आंसर में पहले आपको लिस्टेड कंपनी का लाइन समझाना चाहिए था। लिस्टेड कंपनी, मेरे संग संग लिपसिंग करते रहो, लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी whose any of its securities are listed on stock exchange but following companies are not considered as listed companies। इसमें बच्चा बोलता है हम अपने वर्ड्स में लिख दें, public companies whose only NCDs are listed, public companies whose non-convertible redeemable preference shares are listed, marks कट जाएगा। On private placement basis लिखना जरूरी होता है। तो याद रखिए
ये छोटे छोटे इनपुट्स वीडियो सेशंस के दौरान आपको हेल्प कर सकते हैं इंप्रूव करने के लिए। और अगर आप मैराथन्स सारा देख लें, मैंने चैप्टर वाइज मैराथन्स ऑर्गेनाइज किए हैं, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। ओके सर, तो मैं कहां जाऊं? आइए और रिमार्क्स पढ़ लीजिए। दे हैव द पावर टू अपॉइंट 2/3 डायरेक्टर्स, 60% वोटिंग पावर। तो इसमें आपको सब्सिडियरी के डेफिनेशन पर भी पीएचडी करवानी पड़ेगी। यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है? अगर आपको लैंग्वेज याद नहीं हो, मैं आपको एक बार पढ़ के याद दिलाता हूं, कुछ हेल्प करूंगा उस लैंग्वेज के द्वारा आपको। वहां लिखा हुआ है, प्लीज सुनना। Subsidiary company means a company in which holding company controls the composition of BOD. याद आया? What do you mean by controlling the composition of BOD? फिर उसको आप समझाओगे, if that other company can by its power appoint or remove majority or all directors of the another company. Okay. तो composition of board का मतलब समझ में आया क्या होता है? Third, it exercises or controls more than half of the total voting power. Okay? तो अब तुम रिमार्क्स देखो। ये जो के आई में इतना पावर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहा है, इज इट एबल टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी डायरेक्टर्स? हाँ, 2/3 तो मेजॉरिटी से ज्यादा ही होता है, हो जाएगा एचएस। हम लोग कंक्लूजन कर रहे हैं, पर राइटिंग पैटर्न में आपको सब्सिडियरी का पूरा डेफिनेशन बताना पड़ेगा। सब्सिडियरी के डेफिनेशन में चेन होल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी था, वो आप यहां नहीं भी लिखें तो चलेगा, बिकॉज हमारे फैक्ट्स उनके अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहे। नेक्स्ट, आई लिमिटेड और एस प्राइवेट लिमिटेड भी एचएस रिलेशनशिप दिखता है। नाउ एस प्राइवेट लिमिटेड के आई में होल्ड कर रहा है, ओके, आई एस में होल्ड कर रहा है, तो ये आप रिश्ता बनाते जा रहे हैं। इनके बीच में एचएस हो रहा है, इनके बीच में भी एचएस हो रहा है, पर इनके कारण जो एचएस हो रहा है, एंड इफ यू सी दिस, ओ चेन होल्डिंग है, चेन होल्डिंग भी समझाना पड़ेगा। तो इसलिए एस जो है, एस और के के बीच में भी एक एचएस बन जा रहा है। इफ यू सी, कैसे बना आप बताइए? के होल्ड्स आई होल्ड्स एस, तो एस ऑल्सो होल्ड्स, एस इज ऑल्सो द सब्सिडियरी ऑफ के। ऑब्जर्व करो, मैं 2 मिनट चुप हो जाता हूं, सो दैट्स गुड। फुल पेज करो। तो इट वॉज अ लिटिल फाइन क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आने से यूजुअली स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं अप्रोच कैसे करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये डेवलप हो सकता है एग्जाम में विथ मोर वेरिएशंस। तो आई पर्सनली फील कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में देने लायक क्वेश्चन है, यहां से काफी वेरिएशंस हो सकते हैं। इस तरह मैं आरटीपी के और क्वेश्चंस आने वाले दिनों में अपलोड करता रहूंगा, क्योंकि यहां प्राइवेट प्लेसमेंट था तो इसलिए एग्जेम्प्टेड भी हो गया ना। इसमें एक और चीज है, द कंपनी होल्ड्स 52% इक्विटी शेयर्स इन अनदर कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कंपनी इन द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रस्टी। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? आपके पास होल्डिंग तो दिख रहा है, बट यू विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, क्योंकि लेआउट, अगर आप सब्सिडियरी के डेफिनेशन को पढ़े ना, तो डेफिनेशन में एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सरसाइज और कंट्रोल। तुम ये जब एज अ ट्रस्टी व्हेन यू होल्ड द इन्वेस्टमेंट, ओके, यू आर होल्डिंग दिस इन्वेस्टमेंट एज अ ट्रस्टी, तो अगर आप एज अ ट्रस्टी होल्ड करते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो यू आर नॉट एक्चुअली हैविंग एनी वोटिंग पावर, यू आर जस्ट होल्डिंग इट एज अ ट्रस्टी। तो जब आपके पास होल्डिंग दिख तो रहा है 52%, बट यू विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज दैट वोटिंग पावर। सो एस प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रतिबोध लिमिटेड में एचएस रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं माना जाएगा। ओके, कई बार एग्जाम में अगर इसी क्वेश्चन को और वेरी किया जाए, होल्डिंग अगर जानबूझ के 25% दे दे और बोले फिर कैसा रिश्ता है, तो इन्वेस्टर एसोसिएट कंपनी का भी आ सकता है। इफ यू रिमेंबर कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जब एक कंपनी का और एक पर होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में 20% और मोर वोटिंग पावर होता है, या कंट्रोलिंग बिजनेस डिसीजंस अंडर एग्रीमेंट। लैंग्वेज पे बहुत कमांड रखना पड़ता है। सब्सिडियरी की लैंग्वेज में थी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी। इन्वेस्टर एसोसिएट में यू आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग having significant influence, controlling business decisions under agreement. तो ये सब चीजें जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा।
एंड क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो मैंने पास्ट एग्जाम पेपर्स भी सॉल्व करके प्लेलिस्ट कॉलम में रखे हैं, बिकॉज क्या होता है, आप चैप्टर्स पढ़ते हैं बहुत कंफर्ट लगता है, प्रोविजंस याद करके ऐसे बोलते हो बिना देखे आ जाता है, बट एप्लीकेशन जब करने जाना होता है ना, तब उस समय आपको मुश्किल होता है। सो ऐसा मुश्किल ना हो, दैट इज वाई इंटरिम इंटरवल्स में वंस यू आर डन विथ योर सिलेबस और द चैप्टर्स, आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग पैटर्न करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको प्रॉब्लम्स होता है आंसर डेवलप करने में। ओके, अब नहीं होगा, अब इस क्वेश्चन में तो आप एकदम, तो अब ये क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझ गए, क्या क्या समझाना है, और यहां पर वो एचएस रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ है, पर एचएस किस किस के बीच में हुआ है ये भी दिखा आपको। तो आइए क्वेश्चन 1 का आंसर एक बार देख लेते हैं ऑल ऑफ अस। इन्होंने कैसे सजाया है, आप थोड़ा चेंज तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। नाउ एज आई सेड, सेक्शन नंबर याद हो तो ठीक है, बट रॉन्ग क्लॉज नंबर नहीं चलेगा। सेक्शन 2 क्लॉज 55 ये नहीं चलेगा, बेटर आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, लिस्टेड कंपनी मींस एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। बट आगे जो मैंने बोला था कि सम कंपनीज आर नॉट कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज, जो जैसा मैंने आपको बताया, पब्लिक कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स, बट उन्होंने सिर्फ क्या लिस्ट किया है, एनसीडीज, एनसी प्रेफरेंस शेयर्स। बट उससे भी इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, अगर आप लोग और हम लोग एनालाइज किए थे, वर्ड में प्राइवेट प्लेसमेंट आना चाहिए लिखा हुआ। सर दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड स्पेशली जो हम सर हड़बड़ी में पढ़ के जाता था, पब्लिक कंपनीज जिसकी एनसीडीज लिस्टेड हो, पर आज हमने ये प्रैक्टिस के दौरान देखा कि अगर क्वेश्चन को मैं वेरी करके आपके खुद के मेरे टेस्ट पेपर में दूं तो उस समय भी याद रखिएगा इस चीज को। वेरी गुड क्वेश्चन। उसी तरह प्राइवेट कंपनीज एंड और दूसरे दूसरे कौन कौन से पब्लिक कंपनीज लिस्टेड कंपनीज नहीं माने जाते हैं, अपना इक्विटी तो उन्होंने लिस्ट नहीं किया, बस उन्होंने इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए हैं, वो भी ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। इज इट फाइन? तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपके पास अपनी पीडीएफ है, और नहीं भी है तो अभी समझ लो, ऑब्जर्व कर लो। ओके, हटा देता हूं। अब आइए इनके बारे में एक एक चीज देखते हैं, और ये फिर हमने कंक्लूड कर लिया, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लिस्टेड कंपनी बिकॉज ऑफ द रीजंस आई हैव स्टेटेड। एंड तीनों ही नहीं है। फिर मैंने बोला था सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन करने। सब्सिडरी कंपनी में एक शब्द आया है जो कि हम लोग पढ़े थे, कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी, या एक्सरसाइज मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, खुद या अपने सब्सिडरीज के थ्रू। ये वाली बातें भी हमने लिख दी, और ये इन लोग पूरा बेयर एक्ट छाप दिए। यू कैन एडिट सम पोर्शंस, अब उसमें मेन एस्पेक्ट एडिट मत करना। मैं अलग इन क्यों लगा रहा हूं, क्या कि वर्ड्स आंसर में आए, कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी, बिकॉज मेरे फैक्ट्स आपको उस क्वेश्चन और लीगल प्रोविजन के संग अलाइन करने पड़ेंगे। तो तुम ही लोग बोलते हैं क्या आंसर में आना चाहिए, ये नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाला अंश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ बीओडी में दे हैव एक्सप्लेन द लैंग्वेज that at its discretion one company can appoint or it can remove कितना में all or majority of the directors, ऐसा कुछ agreement आपस में हुआ होगा। अब इसमें कई चीज एक्स्ट्रा भी इन्होंने टाइप कर दी है, दैट कैन बी इग्नोर्ड, एंड वो क्या आप बहुत कॉन्फिडेंटली असेस कर सकते हैं दैट व्हाट इज एक्स्ट्रा। पर ये मार्किंग्स आप देख रहे हैं, मार्क्ड पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि अगर आप बाद में भी ऑब्जर्व करना चाहें बारीकियों को तो बहुत काम आता है मेरी मार्क्ड पीडीएफ खास करके। नेक्स्ट, तो उस तरह इन्होंने बता दिया, यस यहां तो हो रहा है एचएस रिलेशनशिप, आई और एस के बीच में भी हो रहा है एचएस रिलेशनशिप, के और एस के बीच में भी हो रहा है। ये लाइन देखो, एक बार फुल पेज करो। सो वी हैव डन द एक्सप्लेनेशन, वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड देन वी हैव प्रोसीडेड फर्दर। चेक करो, ध्यान से चेक करो, बल्कि पॉज कर दो वीडियो देखते वक्त, फिर से जाके उस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो। डू इट प्लीज।
ओके, टर्न द पेज, ले आउट वंस। और एस और प्रतिबोध लिमिटेड के बारे में भी इन्होंने लिख ही दिया कि फिड्यूशरी कैपेसिटी में जो आप होल्ड करते हैं, ये एमसीए का एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ था, उसको आप रेफर करते हुए जा रहे हैं कि इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में किसी के लिए आप एज अ ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी काउंटेड for determining the holding subsidiary relationship. So this is really a good one, a very good question. हो सकता है इसी का एक सब पार्ट डेवलप होकर आ जाए एग्जाम में, but you have to practice it. So this is one of the finest questions I have seen in recent times. A very good question. Okay. तो अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग वापस से the next descriptive question which is given. आइए. Question number 2. वैसे हेल्पलाइन मैंने दे दिया, थोड़ा सा रेडीमेड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज कम। A Limited is having, you can just write it down based on special notice. Special notice क्या आप मत भूलना। Having 1000 members with paid up capital of 1 crore decided to hold its AGM on 21st August 2022. Okay. And इनको एक नोटिस मिला है 2 जुलाई को from 60 members जिनके पास 7 लाख रुपया का होल्डिंग है। फुल पेज करो। मैं चाहूंगा बच्चे भी कलर इंक से इस ऑब्जर्वेशन को मेरे साथ साथ पहले डेवलप करें। ना कई लोग स्पेशल नोटिस को बड़े होने के बाद भी दे थिंक इट्स अ स्पेशल रेजोल्यूशन। कम ऑन प्लीज, ये तो आपको पता होना चाहिए। कौन सा सेक्शन था भाई, फेमस था आपका ये सेक्शन 115, सेक्शन 115। जब हम लोग जनरल मीटिंग्स और मिनट्स के आसपास के चैप्टर्स पढ़ते थे तब हम लोग ये पढ़ते थे। ओके, लेआउट। ये मैं क्यों जानबूझ के 115 और ये सब आपको याद दिला रहा हूं ताकि इनडायरेक्टली वो भी संग संग में रिवाइज कराऊंगा आपको। तो लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर्स लोगों ने एक जमा दिया है, स्पेशल नोटिस का एक प्रोसीड्यूर होता है, इफ यू रिमेंबर दैट सर्टेन मेंबर्स प्रपोज टू द कंपनी dash days before the meeting, then company send it to all other shareholders 7 days before the meeting. याद आ रहा है? वो certain members की गिनती क्या थी? सर ये होता क्या है स्पेशल नोटिस? एक्ट में रूल्स में लिखा रहता है कुछ कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहां पे बिफोर यू डिस्कस दैट मैटर स्पेशल नोटिस हैज टू बी मूव्ड, और ये तरीका है। सर्टेन मेंबर्स पहले कंपनी को देते हैं, कंपनी फिर ऑल अदर मेंबर्स को देती है। डेज कुछ है, इतने दिन पहले देना चाहिए, मिनिमम 14 डेज, और 3 महीना के पहले मत दे देना, इतना पहले भी मत देना, 3 महीना के पहले मत देना, मिनिमम 14 डेज पहले दे सकते हैं। Like removal of director before expiry of term, appointing a new director in the above place, ये सब सुना है? या expressly providing that the auditor who is being removed will not be reappointed. Fourth, appointing a new auditor in the above place. तो इन चीजों के लिए लगता है। तो ये क्यों आया था? For appointing Vedya and company as its auditor instead of existing auditor. Okay. तो चिपाल एंड कंपनी विच वाज ओरिजिनली अपॉइंटेड फॉर 5 years, उसकी जगह हम नए को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। सच ए नोटिस वाज इमीडिएटली सेंड बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग ऑडिटर, और एग्जिस्टिंग ऑडिटर ने अपने रिप्रेजेंटेशंस दिए। पता ना, जिस किसी को हटाते हैं तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन भी लिख कर देता है, ये मुझे कहना है, ऐसी ऐसी बातें हैं। पर रिप्रेजेंटेशन बहुत लेट आया, सिर्फ 3 दिन पहले ही मीटिंग के आया, तो हम भेज नहीं पाए क्योंकि आपने अपनी जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको मिल रही थी, आपके रिप्रेजेंटेशंस को हम जरूर सर्कुलेट करते हैं, पर अगर लेट आता है तो हम कैसे सर्कुलेट करेंगे? उसके लिए भी एक्ट में लिखा हुआ था दैट रिप्रेजेंटेशन विल बी रेड आउट एट द मीटिंग, पढ़ देंगे हम मीटिंग में और आरओसी को कॉपी जमा दे देंगे, पर अब सर्कुलेट नहीं हो सकता शेयर होल्डर्स को बिकॉज रिप्रेजेंटेशन आपकी बहुत लेट आई थी। याद आ रहा है कुछ? नहीं सर, सब भूल गए। कोई बात नहीं, डेवलप करते हैं धीरे धीरे। ये सब कुछ मार्किंग फुल पेज फिर से कर दो बच्चों के लिए, अगर आप नहीं देख पा रहे थे तो अब देख पाएंगे 10 सेकेंड। Incorporate the markings if you feel the need. Always use different colors in tax and law. सर सुंदर लगता है ना? अरे सुंदरता के लिए नहीं, उन पॉइंट्स की बारीकियों को उभारने के लिए। It's very important. हटा दूं? Next. Whether the notice was given by adequate number of members within the prescribed time. Layout. क्या एडिक्वेट नंबर ऑफ मेंबर्स ये नोटिस दिए थे? ओके, तो मतलब कि नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में आपको शो ऑफ करना पड़ेगा। क्या था?
सर कुछ ऐसा था ना, मेंबर्स होल्डिंग 1% ऑफ द पेड अप कैपिटल और मिनिमम पेड अप वैल्यू ऑफ 5 lakhs कैन मेक रिक्वेस्ट टू द कंपनी। याद आ रहा है? तो हमारा तो 7 lakhs था, तो हो सकता है शायद। लेट अस सी whether the company was bound to send to its members such representation, and if it could not have been sent, then what was the responsibility of the company? मैंने हिंदी में वैसे बता दिया था, हमें भेजना तो पड़ता है, पर अगर लेट आए तो हम फिर रीड आउट करवाएंगे मीटिंग में, एंड व्हाट एल्स, मीटिंग में रीड आउट करवाएंगे। एंड व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी? आरओसी को रिप्रेजेंटेशन की कॉपी जमा हो जाए। तो ये 115 का अंश यहां पिक्चर में आ रहा है। उसके अलावा हम जब ऑडिटर्स चैप्टर कर लेंगे, जिनका नहीं हुआ है दे विल नॉट अंडरस्टैंड, तो आप एक बार अपने आंसर्स में आइए, हम आंसर्स को अब डेवलप करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर अगर याद नहीं हो, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, वैसे ये 140 है, सही कहां पढ़ते हैं हम लोग? ऑडिट में भी है, लॉ में भी है, वॉल्यूम 1B में है मेरे बुक्स में। रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर रिक्वायर्स स्पेशल नोटिस, जैसा कि मैंने आपको लैंग्वेज डेवलप कराया था। 115 में क्या लिखा था? दैट स्पेशल नोटिस विल बी गिवन टू द कंपनी by members holding 1/10 of the voting power or holding shares paid up value 5 lakhs, दोनों में से कुछ भी हो जाए। 10 नहीं है, 1% है। कुछ लोग लिख के आते हैं 1% of the number of members, wrong language, प्रैक्टिस करो। members holding 1/10 of the voting power or paid up value shares 5 lakhs। अब देखो, members कंपनी को देगा मैक्सिमम 3 months पहले और मिनिमम 14 डेज पहले। ओके, और ये 14 डेज और 3 months में भी एक्सक्लूड द डे ऑन विच द नोटिस इज गिवन एंड द डे ऑफ मीटिंग। मैंने इस पे न्यूमेरिकल्स करवाए थे आपको। तो यहां पर क्या हुआ है, हमेशा प्रोविजन समझाने के बाद यहां पर जो कंपनी है उसमें इतने मेंबर्स हैं, 60 मेंबर से नोटिस आई है और 7 लाख रुपया उनके पास है, चलेगा। और ये 21 अगस्त को मीटिंग होने वाली थी और हमने 3 महीना पहले नहीं दिया है। कई बार आप एग्जाम में इसी का वेरिएंट क्वेश्चन देखेंगे, आपने सर्टेन मेंबर्स इकट्ठा कर लिए पर आपने नोटिस 5 महीना पहले ही दे दिया मीटिंग के, वो नहीं चलेगा। आपको ये 3 months वाले लिमिट के अंदर ही आप दे रहे हैं, तो आपका ये भी यहां पर सेटिस्फाई हो गया है। फुल पेज करो, एक बार आप मैच करो, बिकॉज मैं तो अज्यूम कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, बट यू टेक योर टाइम। आप पॉज कर लीजिए ना वीडियो को, आप पॉज करके पहले इनसे कन्विंस्ड होइए एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो यू कैन पॉज इट व्हेन यू आर वाचिंग एट होम। पहले यहां तक सारे डेट्स को मैच करो। वो 3 months का कुछ ज्ञान जो दिया गया था उसको मैं चेक करवा रहा हूं। एंड फिर कंपनीज ऑल मेंबर्स को नोटिस देती है 7 days बिफोर द मीटिंग। चेक कर लीजिए, प्लीज चेक कर लीजिए। सो ये 3 months वाला एक अच्छा पॉइंट था, मैं तो उसे 14 days 7 days पर फोकस कर रहा था। और मैं सर 1% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स लिख के आता था, अब मत लिखना। मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1% ऑफ द वोटिंग पावर और जिनकी होल्डिंग मिनिमम 5 लाख रुपीस की हो, मिनिमम है ये। सो देयरफॉर एडिक्वेट नंबर ऑफ मेंबर्स को यहां पर नोटिस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम दिया गया था। लेआउट, सो कंक्लूजन लोग है ना भूल जाते हैं। क्या होता है, लोग प्रोविजंस में इतना उलझ जाते हैं कि आखिर फाइनली उस क्वेश्चन में क्या टॉपिक था, दैट इज बीइंग इग्नोर्ड। डोंट डू दैट। और बताइए मेन कारण क्या होता है, आप टेंशन में लिखते हैं। टेंशन क्या चीज का है? अपने आप को कंसल्टेंट समझो और जो आपके क्लाइंट के संग हो रहा है उसको उभार कर लिखना है आपको, दैट्स इट। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट ये रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो लिखा रहता है अगर जब इस टाइप के नोटिस आते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन आते हैं, इट इज सेंड टू द मेंबर्स। बट अगर रिप्रेजेंटेशन बहुत लेट आता है, ओके, तो आप उसके लिए भेजने के लिए मजबूर नहीं है। इट विल बी रेड आउट एट द मीटिंग एंड फाइल विद आरओसी, जैसा कि यहां पर मैंने आपको बताया था। फुल पेज करो, ये सब कहां लिखा हुआ है? 140 के सबसेक्शन 4 में। तो हम लोग वॉल्यूम 1 में पढ़ते हैं कि लेट आया है तो इट विल बी रेड आउट एट द मीटिंग। एट दिस वर्ड, ये फाइल विद आरओसी वाला वर्ड लोग यूजुअली आंसर्स में भूल जाते हैं, सो दिस हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। रिमेंबर दिस एवरीवन, चेक कर लीजिए। पक्का?
श्योर एवरीवन? तो इस टाइम पर लेआउट में मार्किंग हो रही है, वरना पॉज कर लीजिएगा। इस टाइम पर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। हमारे इसी कंपनी लॉ वॉल्यूम 1 में ये जो स्पेशल नोटिस जब हम लोग पढ़ते थे अपने क्लास के दौरान, एक बार वहां इसलिए ले जाऊंगा अगर क्वेश्चन में और चेंजेस लाया जा सके तो क्या क्या चेंजेस और भी आ सकता है। आई विल जस्ट टेक यू टू दैट पर्टिकुलर जोन। यस, लुक हियर। सेक्शन 115 जब मैंने भी पढ़ाया था आपको, ये मिनिमम पेड अप वैल्यू है। आंसर्स में मैक्स लिखा है पर मिनिमम कर लेना। और इस टाइप के चार्ट्स मैंने भी आपको दिखाए थे कि विच मैटर्स रिक्वायर स्पेशल नोटिस। इसमें लोग पता है लैंग्वेज कितना गंदा गंदा लिख देते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, मार्क्स नहीं मिलेगा। हर समय डायरेक्टर जब अपॉइंट होता है स्पेशल नोटिस नहीं लगता है। रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म किया एंड उस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए, टू फिल दैट वेकेंसी एंड नाउ यू आर अपॉइंटिंग अ न्यू डायरेक्टर, वहां स्पेशल नोटिस लगता है। वैसे ही व्हेन यू आर प्लानिंग टू अपॉइंट एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, अंडरस्टूड इन द अबव केस, येलोइंग दिख रहा है या जो यहां की लैंग्वेज थी। वरना लोग क्या सोच के डेवलप कर लेते हैं अपने आंसर्स को। सर मैंने चार्ट बुक है मेरे पास, पता भैया से कोई मिली है चार्ट बुक, बहुत सुंदर लगता है, जो आपको खराब मार्क्स दिला सकता है। आई एम अगेंस्ट वेरी स्मॉल कंडेंस्ड नोट्स बिकॉज लॉ में वो पूरा चीज डाइल्यूट हो जाता है। आप लॉ की वास्तविकता को खंडित कर देते हैं बिकॉज ऑफ समराइजिंग द थिंग्स। समराइज आपको करना जरूर चाहिए, बट समराइजेशन कैन नॉट टेक अवे, यू डोंट हैव द लिबर्टी टू डाइल्यूट द मीनिंग्स एंड द वर्ड्स यूज्ड बाय द स्टैट्यूट और द लीगल जो भी एक्ट है उसके अंदर जो है वो आप नहीं हटा सकते। तो ये जो ग्रीन एंड येलो इंक है आपको फिर से दिखाई दिया। ओके सर। और ये जो 7 डेज पहले जो देना होता है, या तो ये इंडिविजुअल नोटिस देंगे हम, और अगर इंडिविजुअल नोटिस इज नॉट गिवन 7 days बिफोर द मीटिंग, देन 2 न्यूज़पेपर्स एंड वेबसाइट 2। सो वंडरफुल। सो इनडायरेक्टली स्पेशल नोटिस में हमने फिर से पीएचडी कर लिया। दैट इज व्हाई मेरे आरटीपी सेशंस आर नॉट जस्ट रीडिंग आउट द आंसर्स एंड टाइम पास मैं नहीं करना चाहता। मैं शब्दों पर आपका वापस से अभ्यास कराना चाहता हूं दैट दीज वर्ड्स शुड कम इन योर आंसर एज वेल एज दीज थिंग्स। सर इसकी पार्ट 2 मैंने देख रखा है, देखो मेरे इसके रिमेनिंग पार्ट भी जब मैं लाऊंगा आरटीपी का, वो एक बार जरूर देखना, क्योंकि कई टॉपिक्स जो रिलेटेड होते हैं उनको भी मैं टच कराऊंगा विद द पावर ऑफ एक्सप्रेशन विच यू कैन डेवलप। सर मुझे और डेवलप करना है, देन यू शुड ज्वाइन द टेस्ट सीरीज विच वी आर लॉन्चिंग, वी लॉन्च्ड फॉर नवंबर 22 टर्म या May 23 या May 24, जो भी। May 22 के लिए टाइम कम था, बट November 22 एंड May 23 वालों को हमेशा हम लोग बोलते थे दैट दे कुड हैव जॉइंड, इवन यू हैव नॉट जॉइंड फॉर द फुल कोर्स, यू कैन जॉइन द टेस्ट सीरीज, जहां इस टाइप की इनपुट्स रिवीजन के दौरान मैं आपके संग और शेयर करता हूं। ओके चलिए। So feeling very happy and I have done sir now this particular question. Sir numbers याद नहीं रहे चलेगा, okay? But ये सब आप मिस नहीं कर सकते। Sir अब मैं क्या करूं? I'll show you the next question of discussion. In the descriptive question May 22, come to this particular topic all of you. कहाँ गया? And they are very good ones. अच्छे questions है, जरूर करने चाहिए। Now question 3 आ जाइए, आपका फेवरेट। 4 is a very direct and boring question, but 3 में जरूर आ जाओ। Question 3 all of you. Start reading. You can underline, you can read, assess. जल्दी। तो पहले दोनों क्वेश्चन अभी आरटीपी के बहुत हैवी और भयानक थे। क्वेश्चन 3 पर आ जाइए, स्टार्ट रीडिंग। पढ़ना शुरू कर दो। ओके वैसे हिंट्स तो मिल ही गया होगा। ये एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है क्या ये डिपॉजिट माना जाएगा? तो पहले आपको बताना पड़ता है डिपॉजिट इंक्लूड्स, डेफिनेशन अजीब ढंग से थी, इट्स नॉट मीन्स, it's a very inclusive definition, any type of loans or any deposit or any amount borrowed, but it does not include exempted deposits given in the company's acceptance of deposit rules, rule number 2. Now one such point was that कि जब हम लोग debentures and bonds से पैसा उठाते हैं, जैसे इन्होंने NCDs उठाया है, not constituting a charge, तो बच्चों को पता है क्या याद आ गया? I'll just show it with one chart's help. डिपॉजिट चैप्टर जब हम लोग पढ़ते थे
आई जस्ट शेयर इट विथ यू, प्लीज ध्यान से देखना जो मैं आपको यहां भी दिखाऊंगा. ये फेवरेट क्वेश्चन है, दे रेगुलरली आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम. जब हम लोग डिपॉजिट्स चैप्टर पढ़ते थे तो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स में पढ़ते थे. एग्जेम्प्टेड होगा बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के द्वारा जो आपने पैसा रेज किया है, अगर वो फुल्ली सिक्योर्ड हो बाय टैंजिबल एसेट्स हो एंड इट इज सिक्योर्ड बाय फर्स्ट चार्ज और पारी पासू चार्ज विद द फर्स्ट चार्ज. सर पर ये तो हमारा क्वेश्चन तो अनसिक्योर्ड बोल रहा है शायद, या पार्शियली सिक्योर्ड है बट वो कंपल्सरी कन्वर्टिबल हो जाएगा इक्विटी में विद इन 10 years. सर तो मेरा क्वेश्चन तो ये था. हमारा क्वेश्चन क्या है भाई? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स नॉट सिक्योर्ड. सर हमारे में तो सर्वगुण संपन्न है. ये दोनों ही आपके पॉइंट्स नहीं घुस रहे हैं यहां पर. अब मैं क्या करूं? तो भाई और बहनों, आपको मैंने एक थर्ड एग्जेम्पशन भी पढ़ाया था. अनसिक्योर्ड एनसीडीज भी कवर है. अगर वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, दे आर कवर्ड इन द एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट स्लैब एंड देयरफॉर आवर केस इज फॉलिंग विद इन दैट एम्बिट. इट्स अ केस ऑफ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स. इसलिए मैंने तीनों नहीं दिखाया. तो फुल पेज कर दो. एक आप पॉज करता हूं, आप इसको असेस करिए एंड देन थिंक अबाउट. तुम आई एक्सपेक्ट वन एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स क्वेश्चन इन योर एग्जाम. तो आपको ये अच्छे से करना चाहिए. लेआउट. और जैसा कि मैंने बोला, मैं जब आरटीपी में करवाऊंगा मैं कुछ रिलेटेड टॉपिक्स भी जरूर कराऊंगा. तो ऐसे बहुत सारे एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स हमने पढ़ा था. 2 मिनट में का थोड़ा टच करना चाहूंगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक जाकर. हमने इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखे थे. अगर हम एम्प्लॉय से लेते हैं नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, मैक्सिमम उसके एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं ले सकते. यस सर. हमने ये भी देखा था कई बार इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी वाले को एडवांस मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने के लिए. रियल एस्टेट वाले को इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेवलप करने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं. बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए आपको पैसे मिलते हैं. ये भी एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स हो सकते हैं अगर वो कंडीशंस हम सैटिस्फाई करें. जैसे गुड्स के अगेंस्ट में कोई एडवांस मिलता है तो 1 साल के अंदर गुड्स सप्लाई हो जाना चाहिए. कुछ एक्सेप्शन है कि अगर आपका और उसके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, कोर्ट में केस चल रहा है और आप 1 ईयर के अंदर रिफंड नहीं कर पाए या गुड सप्लाई नहीं कर पाए, देन इट विल बी एक बार सस्पेंडेड. वो अभी भी मतलब डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा. बट अदरवाइज नॉर्मल नियम क्या है? 1 साल के अंदर सप्लाई हो जाए. पर मशीन या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए अगर एडवांस आता है तो 1 साल का क्लॉज अप्लाई नहीं करता है. या कोई आपने एडवांस लिया हो, इस टाइप के और भी पॉइंट्स थे, कोई वारंटी प्रोवाइड करने के लिए, फ्यूचर सर्विसेज के लिए, तो आपके धंधे में जो कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है उसके अनुसार आपने 2 साल 3 साल का एडवांस लिया, चलेगा. और 5 years विच एवर इज शॉर्टर. सपोज तुम्हारे बिजनेस में 7 years तक का भी एडवांस ले सकते हैं, तो 7 years नहीं चलेगा, 5 years है. तुम्हारे बिजनेस में 2 साल की प्रथा है पर तुम 5 years का ले लिए, ये भी नहीं चलेगा. सर आपकी बुक में लिखा है ना 5 years तक भी हो सकता है, विच एवर इज लोअर योर प्रैक्टिस, और 5 years विच एवर इज लोअर. मीडिया हाउस वाले लोग साल भर का एडवांस कई बार ले लेते हैं, चलेगा. तो इस टाइप के कई पॉइंट्स हम लोगों ने डेवलप किया था. या स्टार्टअप कंपनी को जब 25 लाख रुपया कन्वर्टिबल नोट्स या कोई जो इक्विटी में या रीपेबल विद इन 10 years हो जाए, ये वाले जो होते हैं ये भी एग्जेम्प्टेड है. और कई स्कीम्स का नाम यहाँ लिखा था वो भी एग्जेम्प्टेड है. या हमने एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में देखा था कि हम जब कंपनी के प्रमोटर्स हैं और वो जब अनसिक्योर्ड लोन इसलिए लेके आते हैं बिकॉज बैंक ने अपने अग्रीमेंट में लिखा था दैट वी विल प्रोवाइड द लोन इफ द प्रमोटर इज आल्सो ब्रिंगिंग सम अनसिक्योर्ड लोन. तो एज पर द स्टिपुलेशन ऑफ बैंक, इफ दे ब्रिंग और द रिलेटिव से वो लेकर आते हैं, दोनों मिलकर लेके आते हैं, टिल द बैंक लोन इज रीपेड इट इज ट्रीटेड एज एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स. से इतना क्यों बोले आप एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स पे? एक क्वेश्चन शॉर्ट है. तो मैंने वैरायटीज ऑफ टॉपिक्स क्या हो सकता है दूसरे आरटीपीज में रिफ्लेक्टेड हो वो भी टच कर दिया. एक क्वेश्चन आप सबसे सब फंसेंगे. पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर के रिलेटिव से कुछ लोन लेकर आ रहा है. रिलेटिव ने लिखा है ये गिफ्ट मुझे मिला है अपनी मां से, मैंने बाहर से नहीं दिया है. तो एक पब्लिक कंपनी जब डायरेक्टर के रिलेटिव से लेकर आता है और डायरेक्टर का रिलेटिव एक डिक्लेरेशन दे देता है ये पैसा मैं बाहर से लेकर आया हूं, आई हैव नॉट बेसिकली borrowed it from someone, क्या ये exempted deposits है? सोचो 10 सेकेंड सोचो, आंसर ढूंढो, मैं चुप रहूंगा. 10 सेकेंड सोचो. सर तो अच्छा कि आपने डिपॉजिट चैप्टर के और रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा दिए. बताइए. सब लोग बोलते हैं हाँ सर ये एग्जेम्प्टेड है, मैंने एक पास स्कैनर का क्वेश्चन देखा है. कहानी में ट्विस्ट. पब्लिक कंपनी जब डायरेक्टर के रिलेटिव से लेती है ना वो एग्जेम्प्टेड नहीं है.
प्राइवेट कंपनी के लिए एग्जेम्प्टेड था डायरेक्टर एंड डायरेक्टर के रिलेटिव दोनों, पब्लिक कंपनी को सिर्फ डायरेक्टर से मिला हुआ अमाउंट एग्जेम्प्टेड है। तो ये बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करते हैं, रिमेंबर। लोग और भावुक कैसे हो जाते हैं, गुमराह कैसे हो जाते हैं उस लाइन को पढ़कर, वी हैव नॉट बोरोड इट फ्रॉम एनीवन एल्स, वो एक लाइन था, बट पब्लिक कंपनी को डायरेक्टर के रिलेटिव से मिलने से एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स नहीं अवेलेबल है, डायरेक्टर से मिलता है। और वो ये दो पॉइंट जो मैं आपको कहानी सुना रहा था कि मदर से गिफ्ट मिला है, मैं बाहर से नहीं लाया हूं, वो चलेगा। उसी तरह शेयर एप्लीकेशन मनी आपको मिला है और शेयर एप्लीकेशन आपको मिला है पर अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, वरना 60 दिन खत्म होने के अंदर 15 दिन के अंदर रिफंड कर दो। पर तुमने रिफंड नहीं किया, पर हम रिफंड सर ऐसे कर ही दिया। पर क्या किया सर, 60 दिन के बाद 10वां दिन में हम एक बुक एंट्री मार करके उसका एडजस्टमेंट कर दिया, नहीं चलेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने बहुत सारे यहां पर एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स देखा। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है DPT 1, दैट इज द सर्क्यूलर फॉर इनवाइटिंग डिपॉजिट्स। DPT 2, द डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, it must be executed 7 days before issuing the circular. DPT 3 is return on deposits, which is filed every year on or before 30th June. Every year it should be filed on or before 30th June every year. And it talks about the deposits outstanding as on 31st March. And इसके साथ एक ऑडिटर सर्टिफिकेट भी जाता है। DPT 3 is also filed even if you have only taken exempted deposits, तो भी जाएगा, but auditor certificate will not go in that case. Okay, very good. और इस टाइप के डिपॉजिट्स चैप्टर में, क्योंकि हैवी चैप्टर डिमांड आ रही थी, तो मैं यहीं पे एक बार शॉर्ट में बहुत कुछ बोल गया। डिपॉजिट चैप्टर में एक और एक इंपॉर्टेंट बात आती है, मिनिमम टेन्योर डिपॉजिट्स का। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कई आरटीपीज में मैंने देखा है। When we talk about minimum tenure of deposits, तो यूजुअली आप देखते हैं 6 months एंड 36 months मैक्सिमम, पर कई बार 3 months वाले डिपॉजिट्स भी चलते हैं। पर वैसे डिपॉजिट्स 3, 4, 5 months वाले भी, यानी 6 महीना के नीचे वाले भी, पर वैसे डिपॉजिट्स मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम हो सकते हैं। उसके अलावा व्हाट डू आई सी दैट देयर आर क्वेश्चंस व्हेन वी टॉक अबाउट एक एलिजिबल कंपनी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एलिजिबल कंपनी क्या है, तो आपको उसके आंसर को लिखने के समय 2-3 चीज बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ड एलिजिबल कंपनी, स्टूडेंट से फिगर्स लिख के आते हैं। आज के बाद आपको जब कोई पूछेगा एलिजिबल कंपनी क्या है, आप ऐसा आंसर दोगे। फुल पेज करो एक बार। एलिजिबल कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, आंसर्स पॉलिश करो। एलिजिबल कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ या टर्नओवर ऐसी हो, एंड जिसने प्रायर एसआर पास किया, एंड एसआर की कॉपी भी आरओसी के पास फाइल की है बिफोर एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट्स लेआउट। तो एलिजिबल कंपनी में सिर्फ ये नहीं बोल सकते हो कंपनी हैविंग नेटवर्थ और टर्नओवर, पूरा डेफिनेशन बताओगे जो मैंने आपको बताया। इन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एलिजिबल कंपनी शेयर होल्डर से कितना ले सकती है, याद रखना 10%, अगर क्योंकि वो पब्लिक से भी ले रही होगी, 25% पब्लिक से, शेयर होल्डर से 10। सर एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी जो शेयर होल्डर पब्लिक से नहीं ले पाती बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल, वो कितना ले सकती है? एक नॉर्मल कंपनी 35% फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स ले सकता है। ओके, पर एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो पब्लिक से भी ले रही है और शेयर होल्डर से भी ले रही है, वो 10 + 25 पब्लिक से, 10 शेयर होल्डर से। तो ये सारी बातें सर हम लोग कहां देखे थे? ऑल दी स्टफ वी हैव डन इन डिपॉजिट्स चैप्टर, जो कि एक टफ चैप्टर माना जाता है। दैट्स व्हाई आई ट्राइड टू टच लॉट ऑफ एरियाज ऑफ डिपॉजिट्स चैप्टर। अभी भी बच गया है। प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर से कितना ले सकता है? लेआउट है ना, 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम। पर ये 2 केसेस आपको दिख रहे हैं। कुछ प्राइवेट कंपनीज ज्यादा भी ले सकती है। प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स, लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, दे कैन बोरो मोर देन 100% फॉर 10 years फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। तो एग्जाम में कई बार दिखाएगा कि एक प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है पर इनकॉर्पोरेशन को 12 साल हो गए, तब वो मोर देन 100% नहीं उठा पाएगा। यानी कि कितने वेरिएशंस आ सकते हैं। या एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 3 कंडीशंस दिख रहा है, जो किसी की डैश या डैश ना हो, यानी सब्सिडरी एसोसिएट ना हो, जो प्राइवेट कंपनी का कोई सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट ना चल रहा हो लोगों का पैसा चुकाने में, और जहां बैंकों से या बॉडी कॉर्पोरेट से बोरोइंग्स इसके हैं, इट इज लेस दैन लोअर ऑफ द 2 figures। ऑल 3 कंडीशंस अगर हो तो प्राइवेट कंपनी मोर देन 100% भी उठा सकता है। पब्लिक कंपनी शेयर होल्डर से कितना उठा सकता है? नॉर्मल पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है, 35%। बट
कुछ पब्लिक कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, जो कि उस टाइप के आईएफएससी सेंटर्स याद है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पब्लिक कंपनीज, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, मेक इन इंडिया, ये सब कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ जोन्स को आईएफएससी डिक्लेयर करता है, तो वहां पर वो अपने शेयर होल्डर्स से 100% तक भी उठा सकते हैं। ओके, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहां पर देखा, जो मुझे एक बार आउट ऑफ ट्रैक जाना पड़ा, बिकॉज आई वांटेड टू कवर लॉट ऑफ टॉपिक्स ऑफ डिपॉजिट चैप्टर विद स्टूडेंट्स यूजुअली फेस प्रॉब्लम। सर, डिपॉजिटर क्या प्री मेच्योर रीपेमेंट अपने डिपॉजिट्स का मांग सकता है? हाँ, आफ्टर 6 मंथ्स, पर फिर उसका अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1% लेस हो जाएगा। ओके, तो यस, लॉट ऑफ पॉइंट्स कवर्ड। डिपॉजिट ट्रस्टीज कौन कौन नहीं हो सकते, ये भी पढ़ लीजिएगा, एक बार एग्जाम में आया हुआ है। एंड जब हम एलिजिबल पब्लिक कंपनी है और हम पब्लिक से पैसा उठाता है, तो इट हैज टू बी अ सिक्योर्ड डिपॉजिट। शेयर होल्डर्स से उठाने के समय सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों चलता है। और ये जो एसआर हम बात करते हैं ना एलिजिबल कंपनी में, कभी कभी ओआर से भी काम हो जाता है अगर हम विद इन द लिमिट्स ऑफ सेक्शन 180 होते हैं। सर, ये इतना कुछ आप बोल रहे हैं, कब हुआ? कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लीजिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रोस्पेक्टस चैप्टर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो। एंड ये थोड़ा सा बोरिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में 1-2 बार आया हुआ है, तो ये थियोरेटिकल है, वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट अगेन विथ यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाना, स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन 5, मेक इट अ फुल स्क्रीन, दे विल रीड क्वेश्चन 5। बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन 5 को। ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए, तो बच्चा बोलता है बहुत सिंपल है, पढ़ा हुआ है, एसआर पास होता है, पर इसमें 2 अंश है, क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। Kindly read it properly. The question has 2 parts, one part and the second part. मतलब क्या ऑल्ट्रेशन वैलिड है? क्या एक फर्म मेंबर बन सकता है? नॉर्मली तो हम लोग यही पढ़ते हैं हमेशा, दैट फर्म कैन नॉट बिकम अ मेंबर, बट यहां पर क्या पार्टनरशिप फर्म को सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बनाया जा सकता है? ओके, और जो ऑल्टर कर लिए थे आर्टिकल्स जस्ट बाय पासिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, क्या ये भी सही है? सर, ये तो सही लग रहा है मेरे को। इट्स वेरी टिपिकल, अनलेस यू हैव डन इट अर्लियर यू कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल है ये। सर, कहां मिलेगा आंसर? मैं दिखाता हूं आपको आंसर। पहले तो मैं अपनी किताब में ही ले जाता हूं। मेरे किताब में जब हम लोग सेक्शन 8 कंपनी कर रहे थे, व्हेन आई वाज डूइंग सेक्शन 8 कंपनी विथ यू, जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड अभी मिलेगा। आइए, तो मेरे किताब में लाइन आया था लेआउट, सेक्शन 8 कंपनी जब मेरे किताब में भी पढ़ते थे, आपकी पढ़ी हुई है, देखो, फर्म में बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, मैंने बोला था एमसीक्यू आ सकता है इस पर। और फिर लिखा था कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 मे ऑल्टर एमओए एओए आफ्टर प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, यानी सिर्फ एसआर से नहीं होगा, नॉर्मली हम लोग जानते हैं दैट वी कैन ऑल्टर इट, बट आफ्टर प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इट कैन बी डन। और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इज आरओसी नॉट आरडी, लिख देना आरओसी, रीचेक कर लेना, अगर आरडी बोला भी हो तो वहां पे इस सेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज आरओसी। तो दोनों आंसर्स दिख गए, सिंपल थे, बट इफ यू हैव नॉट रेड इट अर्लियर ये क्वेश्चन आपका ब्लॉक हो जाता। सर, तो अब मुझे आंसर कहां मिलेगा? आई विल जस्ट शो इट टू यू इन माय इंस्टीट्यूट्स आंसर, कि कहां दिया हुआ है ये पर्टिकुलर चीज। जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड, यस, फुल पेज करो बच्चों के लिए। आंसर 5 में आइए, लैंग्वेज पढ़ना शुरू करो, वो जो मैंने दिखाया। और एक्ट अलाउ करता है फर्म टू बी अ मेंबर, तो लोग ये तो लिख दिए, फिर जो जिस फर्म का नाम दिया हुआ है दैट कैन बी इट्स मेंबर, कंक्लूड किया गया है। टेक द मार्किंग्स। या एंड वन मोर थिंग, वो जो क्वेश्चन 4 था प्रोस्पेक्टस वाला, उसके आंसर को भी एक पेज पीछे जाकर देखिए। मेन सिंपल चीज यही लिखा हुआ है कि वो रिपोर्ट्स प्रोस्पेक्टस के साथ दिए जाएंगे जो सेबी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे।
मिलकर। तो रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सर्टन प्रिस्क्राइब रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विल बी सेट आउट व्हिच सेंट्रल एमसीए एंड सेबी टुगेदर डिसाइड्स। तो ये रिपोर्ट्स आपके सिलेबस में है नहीं, बस इन अननेसेसरली दे आस्क दिस क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स समटाइम्स। तो लिखने का एक तरीका थोड़ा सा हम लोग को डेवलप कर लेना चाहिए। वी कांट से दैट आपका क्वेश्चन एब्सर्ड है, बट दिस क्वेश्चन इज आई डोंट पर्टिकुलरली फील दैट ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। फुल पेज कर दो एक बार कि किस तरह इन्होंने आंसर्स में ये डेवलप किया, एक बार रीड कर लीजिए सेक्शन 26 का वो प्रोस्पेक्टस का रेफरेंस देते हुए, ये मार्क कर लीजिए। सो वेरी गुड क्वेश्चंस आर बीइंग डिस्कस्ड, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। अब हम लोग जाते हैं, फिर से हम थे अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंटरेस्टिंग। पहले क्वेश्चन पढ़ो, वैसे ये क्वेश्चन आपको हेल्पलाइन दिखा दिया है मैंने। इट इज बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर। ये उन सब लोगों के लिए एक जवाब है। जब मैं डेफिनेशंस की क्लासेस 2 से 2.5 क्लास पढ़ाता हूं शुरू के दिनों में, तो कई बच्चे बोलते हैं अरे पढ़ा हुआ है सर फाउंडेशन, और पहले क्यों पढ़ा रहे हैं फिर। अब समझ में आया कि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो यहां पे एक सीए था, उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया बोर्ड ऑफ XYZ लिमिटेड में। हिज जॉब प्रोफाइल included advising the board on various compliance matters, strategies, business plans and risk matters relating to the company. तो क्या मिस्टर अभी जो सीए हैं और उसके ये जॉब में ये चीज भी था, क्या उसको हम प्रमोटर मान सकते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब तो बोलोगे सर प्रोफेशनल्स जो एडवाइस देते थे वो तो प्रमोटर्स के डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड थे, हल्का हल्का याद आ रहा है। हल्का हल्का नहीं चलेगा, आपको आंसर तरीके से सलीके से लिखना पड़ेगा। तो आई विल शो यू माय आंसर्स आल्सो। पहले इधर देखो, इंस्टीट्यूट के आंसर्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं दैट व्हाट इज दे मेंशन अबाउट इट। लुक, promoter means any person who has been named as a promoter in the annual return or in the prospectus. And second option, or who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. Third point, any person in accordance with whose instructions the board is accustomed to act. So you must put this in the learn category. मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला था दैट ये आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब मैंने भी प्रमोटर का डेफिनेशन, शायद डेफिनेशन सेकंड क्लास या थर्ड क्लास जो भी था उसके एंडिंग में पढ़ाया था, बट नथिंग विल बी, द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रमोटर। पॉइंट सी के अंदर, हु इज एक्टिंग मियरली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। देखो एक चीज देखो, यहां पे कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी लिखा हुआ है। इस बार कंट्रोल कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी नहीं है, इस बार कंट्रोल बिजनेस डिसीजंस नहीं है। ये कहां के शब्द थे? एक होल्डिंग सब्सिडरी, एक इन्वेस्टर एसोसिएट। यहां है कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर। सही, डायरेक्टर तो है। सो अब यहां पे आपका आंसर देखो, एज हिज जॉब प्रोफाइल इज ओनली लिमिटेड टू एडवाइस ऑन दीज मैटर्स, ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रमोटर। यहां पर इसका जॉब प्रोफाइल जो डिफाइन किया है, ये बेसिकली बहुत प्रोफेशनल कैपेसिटी, उसके सीए के नॉलेज को बस यूज कर रहे हैं। एज ए डायरेक्टर इसका कोई, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसका कोई कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी के रूप में ये उभर कर आया है। ओके, तो इस तरह आंसर्स को डेवलप करना है। आप यस या नो नहीं लिख सकते थे। मोस्ट ऑफ यू डोंट रिमेंबर द डेफिनेशंस, तो ये प्रमोटर का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी था। तो अच्छा, इस क्लास के कारण ये डेफिनेशन अच्छा हो गया। तो यूजुअली लोग है ना सिर्फ वो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी का डेफिनेशंस पढ़ के जाते हैं। यू कैन गेट क्वेश्चंस ऑन केएमपीज डेफिनेशन, उसका जो लास्ट पॉइंट है बहुत ट्रिकी है। यू कैन गेट क्वेश्चंस ऑन ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, ऑलरेडी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में आया है। तो इन आरटीपीज के दौरान मैं उस रिलेटेड टॉपिक्स को भी टच कर रहा हूं कि अगर डेफिनेशन चैप्टर रिवाइज करो तो ये सब मत छोड़ना। एमडी के डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो ये चीज अब क्लियर है। जॉब प्रोफाइल से बहुत लिमिट हो गया था। और कभी अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक आपको डबल गेम सिखाता हूं कि फाइनली आप समझ नहीं पा रहे, आप ये पता है प्रमोटर का डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड पता था, तो आप कंक्लूड एक दिशा में मत करिए, आप लिख दीजिए इन लाइट ऑफ द अबव इट कैन बी असेस्ड वेदर ही इज अ प्रमोटर और नॉट। मार्क्स कटेंगे, बट स्टिल आउट ऑफ 5 यू विल बी एबल टू गेट 3.5 या 3, क्योंकि आपने ये पूरा सही समझा दिया है।
तो these are some tricks which you should apply. पूरे पेपर में ऐसे मत कर देना, लाइट ऑफ द अबव द केस स्टडी और द आंसर कैन बी गिवन. ये कुछ एरियाज में आपको बेनिफिट ऑफ डाउट का मौका मिल जाता है. चलिए, नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे यहां पर. देख, एक मिनट. यस, ये हो गया. क्वेश्चन 6 हो गया. क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड वन, अच्छा क्वेश्चन है. तो मैं चाहूंगा कि अच्छा, जॉब प्रोफाइल को अंडरलाइन कर लेना उस क्वेश्चन में, ताकि व्हेनेवर यू रिवाइज यू सी दीज वर्ड्स. एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. आज हमने तीनों टाइप के कंट्रोल्स के डेफिनेशंस देखे. सब्सिडरी में कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी था. मैंने एसोसिएट इन्वेस्टर भी टच किया, वहां कंट्रोल्स द सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीनिंग समझाया. अब यहां देखो, Krish Limited created a charge on its assets on 2nd February 2021. The company did not register the charge till 15th March. What procedure should be followed? Suppose इसको बहुत देरी से पता चला, 27th मई को पता चला, यानी फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, ठीक है, अप्रैल से मई, बहुत लेट से पता चला. क्या अभी भी वो रजिस्टर करवा सकता है? मैंने 15 मार्च तक वो पहले किया नहीं, और अभी भी क्या वो करवा सकता है? ये चार्ज का डायरेक्ट क्वेश्चन है. पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड चार्ज चैप्टर का यहां से मेरे मार्किंग से दिखाता हूं, फिर आपको आरटीपी के आंसर्स भी दिखा दूंगा. तो लेट अस गो टू द चार्ज चैप्टर. एक सेकेंड, जाइएगा मत. चार्ज चैप्टर को अगर आप देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज, उसमें भी कुछ नए क्वेश्चंस पढ़ा दूंगा जो अभी आप भूल गए होंगे. लुक हियर, चार्ज आपको फाइल कर देना चाहिए था. बाय द कंपनी शुड हैव फाइल्ड विद इन 60 डेज या 30 डेज. क्या है भाई? स्टेप 1 इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, एंड इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज इट कैन बी फाइल्ड. स्टेप 2, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज. इसके अंदर भी फाइल नहीं हो, देन दे कैन फाइल विद इन नेक्स्ट 60 डेज. इस बार एड वैलोरम फीस संग में देना पड़ेगा. पहले वाले में सिर्फ नॉर्मल फीस देना पड़ा था. अगर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज अगर हम फाइल करते हैं, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज एडिशनल फीस के साथ, अगर सफिशिएंट कॉज हो. और नेक्स्ट टेस्ट इस बार नेक्स्ट 60 डेज है. ओके, यही सेम आंसर मॉडिफिकेशन में भी काम आता है. पहले 30, फिर 60, फिर नेक्स्ट 60. इट्स नॉट 30 फिर 60 नहीं है. दिस इज रॉन्ग. क्या था देखो, पहले 30 डेज क्रिएशन से, वरना फिर 60 दिन. इनडायरेक्टली बोल सकते हो नेक्स्ट 30 डेज, और फिर इसके अंदर भी अगर नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट 60 डेज. इट्स समथिंग लाइक दिस. अंडरस्टूड एवरीवन? कुछ इस तरह का यहां पर एनालिसिस हो रहा है. सर अगर हम इस नेक्स्ट 60 डेज के अंदर भी चार्ज की फाइलिंग नहीं करते हैं तो बाद में क्या हम जाकर कंडोनेशन करवा सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल. इट्स अ लाइफ टाइम डिफॉल्ट. नहीं सर, एक हम पढ़ा है सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है जब पूरा पैसा चुका देते हैं. उसकी टाइमलाइंस क्या है देखो. ये तो क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के टाइमलाइंस है. ओके, सैटिस्फैक्शन के टाइमलाइंस क्या थे? 30 डेज वरना 300 डेज. सीधा ही क्या कर दिया हमने, 300 डेज तक मैं ले गया आपको. ओके, यहां पे एड वैलोरम फीस का चक्कर नहीं, एडिशनल फीस के साथ मैं आपको 300 डेज के पास ले गया. और अगर 300 डेज भी पार हो जाएं, ये किसका आंसर हो रहा है? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का. दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग टाइमलाइंस, यू मस्ट रिवाइज. तब हम रीजनल डायरेक्टर के पास अप्लाई करते हैं कंडोनेशन के लिए. तो ये कहां लिखा हुआ था? व्हेन वी डिड द चैप्टर we saw a section called as section 87. रीजनल डायरेक्टर इन चीजों को कंडोन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं. सर वहां तो चार्ज की बात भी है. वो था कि आपने जो चार्ज के फॉर्म फाइल किए उसमें कोई मिस्टेक्स हो गया डिटेल्स में, उसके लिए आप रेक्टिफिकेशन के लिए क्रिएशन वाले फॉर्म को भी ठीक करवा सकते हैं. पर अगर आपने चार्ज क्रिएशन का फॉर्म जमा ही नहीं दिया है तो कई लोग इसको रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन लिखकर दिखाते हैं. दैट इज अ रॉन्ग आंसर. रिमेंबर, ये मैंने चार्ज की मैराथन्स में भी बोला है. फिर एक और चीज लोग भूल जाते हैं जो मुझे लगता आ सकता है.
अगर कंपनी चार्ज के फाइलिंग टाइम से नहीं करते हैं तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी जो है ₹5 लाख का है, ऑफिसर्स पर 50,000। ये क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, क्योंकि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट होने के बाद ये आया नहीं, एंड लोग फिर पुराना आंसर्स कॉन्सिक्वेंसेज और फाइन्स और लिख के आते हैं। पेनल्टी है कंपनी पर 5 लाख, ऑफिसर्स पर 50,000। तो मैं चार्ट चैप्टर के भी कई बारीकियां इस आरटीपी के दौरान टच कर दिया हूं। ओके, और अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं चार्ज क्रिएशन और ये सब के समय तो 447 लग जाएगा। पर ये याद रखना, चार्ज का इंफॉर्मेशन नहीं देने से अब फाइन वर्ड नहीं है, पेनल्टी है, जेल नहीं है। नहीं सर, मैंने सजेस्टेड आंसर्स में देखा है वो पुराना था, उस समय सही आंसर उन्होंने अपलोड किया था। पर टैक्स एंड लॉ में सिर्फ पुराने सॉल्यूशंस को मत देख के जाओ। एज पर योर क्लास डिस्कशन यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। ओके सर, तो हो गया ये सब चीज। यस, रेस्ट ऑफ चार्जेस परमानेंटली प्रिजर्व करना होता है, और इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को 8 साल तक, लोन अग्रीमेंट 8 साल। तो चलिए अभी मैं इसमें और नहीं जाऊंगा, मैं आरटीपी के क्वेश्चंस तक सीमित हूं। तो यहां पर आपने पहले बैकग्राउंड देखा, 30 डेज, वापस देखो आखिरी बार क्रिएशन से, फिर वरना 60 डेज, और इसके अंदर भी नहीं होता है तो नेक्स्ट 60 डेज। ये है क्रिएशन का टाइमलाइन। तो यहां पर ये हो सकता है हम आरओसी के पास जा सकते हैं, चाहे अगर हम लोग 15 मार्च वाला मिस कर गए, एड वैलोरम फीस लगेगा एंड वी कैन अप्रोच। पर लिखने का और डेवलप करने का आंसर का पैटर्न जो है वो आप अभी ऑब्जर्व करोगे मेरे संग संग। आइए देखते हैं कहां गया आंसर। यस, ऑल ऑफ यू फुल पेज। कई लोग 30 के बाद अनदर 30 डेज भी लिखते हैं, चलता है। ये एडिशनल फीस के साथ हो रहा है। तो पहले तो ये शो ऑफ भी करना जरूरी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन इट्स प्रॉपर्टी, चाहे इंडिया के बाहर हो या अंदर हो, ओके, टैंजिबल हो या अदरवाइज हो, टू रजिस्टर द डिटेल्स ऑफ द चार्ज विद आरओसी। ओके, अगर सफिशिएंट कॉज आप दिखाते हैं तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और फर्दर 60 डेज का टाइम भी है। जब वो 30 और 60 वो वाले जो डायग्राम वाले खत्म हो जाते हैं, एड वैलोरम फीस देकर उसका एक स्लैब बना हुआ होता है कि मेरा 60 दिन ओवर हो गया क्रिएशन से, कोई बात नहीं, मैं एड वैलोरम फीस देकर आप अप्लाई कर सकते हो कि कोई सफिशिएंट कॉस्ट दिखाते हुए आप अप्लाई कर सकते हो। तो चार्ज के टाइमलाइंस, आई पर्टिकुलरली फील इट्स रियली कंफ्यूजिंग। अ स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड टू एनालाइज इट अगेन एंड अगेन। जरूर देखना चाहिए आपको फुल पेज। तो अच्छा रिवाइज हो गया, वापस देखो 30 या 60, और ये 60 भी जब ओवर हो जाए तो नेक्स्ट 60। पर ये नेक्स्ट 60 की जगह कई लोग क्या लिख देते हैं इसको, कई लोग इसको क्या लिख देते हैं, नेक्स्ट 30 डेज भी लिख देते हैं। इस 30 डेज के अंदर नहीं गया तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर भी नहीं गया तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर। तो डिपेंड करता है आप किसको फॉलो कर रहे हैं। मैं दोनों चीजें आपको दिखा चुका हूं। पक्का? यस सर, दिस वाज रियली हेल्पफुल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, इजी भी है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, आई पर्सनली फील इन द कमिंग 2 टर्म्स CSR पर रिविजन अच्छे से करके जाना। एक 5 मार्क का CSR का क्वेश्चन कंपल्सरी पार्ट में आने वाला है, मुझे ये इंट्यूशन हो रहा है। CSR इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कमिंग फ्यू टर्म्स। तो आप CSR के रूल्स वाले जो 2021 में कुछ बड़े बड़े रूल्स आए थे ना, वो अभी भी आपके आने वाले एग्जाम में 23, 22 जो भी आपका एग्जाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने पहले भी बोला था ये चीज। सो वेयर आर वी, जस्ट अ सेकेंड, ये तो आंसर्स चल रहे हैं, या कम। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये कॉर्पोरेट लॉ का लास्ट पार्ट आपको यहां दिखाई दे रहा है। फुल पेज करो, बहुत सिंपल है, आप देखते ही समझ जाओगे व्हाट इज इट अबाउट। योर फेवरेट क्वेश्चन। डिविडेंड के कई सोर्सेज होते हैं, यहां पर ये डिविडेंड लॉस है और ये डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहे हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। याद आ गया होगा। तो कैसे कोई कंपनी फ्री रिजर्व से डिविडेंड क्या डिक्लेयर कर सकता है? यस, मतलब आप ये ऑप्शन उसको दे सकते हो कि आप फ्री रिजर्व से अगर करना चाहते हो डिविडेंड डिक्लेयर तो आप कर सकते हो। पर फ्री रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करने के समय एक ऑप्शन ये है, लेआउट। ये मैं अपने वॉल्यूम 1A का दिखा रहा हूं। ये
चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जब रेट ऑफ डिविडेंड जो आप दोगे दैट कैन नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ द लास्ट 3 years. सर एग्जाम में लास्ट 7 years का दिया है तो सबका एवरेज निकाल ले, नहीं, इमीडिएट लास्ट 3 years का निकालना, वो कंफ्यूज करने के लिए सबका दिया था. फिर एक चीज और, कितना अवेलेबल है डिविडेंड के लिए वो भी देखना पड़ेगा. तब तुम मुझे सब चीजों का कंप्लायंस करना है. तुम सिर्फ रेट के अनुसार रेट देखकर निकाल दिए वो नहीं चलेगा. ये देखना कि व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड. वो कैसे लिखा है? द टोटल अमाउंट विच यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू रिजर्व्स इज इतना. यानी कि इतना ही तुम बस डिविडेंड के रूप में यूज कर सकते हो. बट इसको यूज करने के पहले सपोज ये आ रहा है ₹100 और करंट ईयर लॉस आपका आ रहा है 20, तो आप 80 अवेलेबल माना जाएगा. ओके, यानी ड्रॉन अमाउंट जो तुम सोच रहे हो विल बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर. इस साल के करंट ईयर लॉस को पहले सेट ऑफ करो. वेरी इंटरेस्टिंग. तुम सिर्फ रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से निकाल दिए, बट यू फॉरगॉट पॉइंट नंबर 2 कि व्हाट इज द अमाउंट व्हिच यू कैन यूज फ्रॉम दैट फ्री रिजर्व्स एज डिविडेंड. मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. पर उसमें सपोज ₹100 आ रहा है, बट दैट उसमें से करंट ईयर लॉस पहले सेट ऑफ कर लो. ओके. और एक चीज जो आपको देखना चाहिए कि तुम रिजर्व से यूज करने लग रहे हो, पर कहीं इतना भी यूज मत कर लेना कि रिजर्व्स आपका बहुत कम हो जाए. मिनिमम मेरा रिजर्व्स फिर भी कितना मेंटेन होना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल मेरा रिजर्व्स इस यूटिलाइजेशन के बाद भी मेंटेन रहे. तो बेसिकली आपको ये चेक करना पड़ता है कि सब चीजें कंप्लाई हो जाए. योर रिजर्व्स पहले तो अवेलेबल अमाउंट फॉर डिविडेंड क्या है सर, है ना, 0.1 रेट, वो तो रेट है. अवेलेबल अमाउंट कितना है? दैट इज 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स minus the current year loss, and balance of reserves shall not fall below 15% of paid up share capital. तो जो नए एडिशंस वाले में ना एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ था. इफ यू हैव द न्यू बुक्स, या मैंने ई बुक्स भी भेजी थी, पुराने सालों के पेपर्स का एक अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था इस पर, जो फिगर्स अप्लाई करना था, वेरी गुड वंस. तो ये आपको जरूर करके आना चाहिए. पर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है इफ द फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ पीएल क्रेडिट बैलेंस. तो ये मैं क्यों करा रहा हूं? आई एम ऑलवेज डूइंग अ वेरिएंट क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि बस तुम तो लॉस देखते रिजर्व रूल्स अप्लाई कर देते हो. अगर हम पीएल क्रेडिट बैलेंस को यूज कर रहा है विच हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स, देन दिस विल नॉट अप्लाई. वेरी गुड सर. तो डिविडेंड चैप्टर का एक अच्छा चीज हम लोग यहां पर अभी रिवाइज कर लिए. सही बोला आप लोगों ने. डिविडेंड चैप्टर की जब बात होती है तो दिस वाज अ ट्रिकी पार्ट विच यूजुअली स्टूडेंट्स फॉरगेट. और एक चीज डिविडेंड चैप्टर में आप देखते हो, इंटरिम डिविडेंड के जो सोर्सेज होते हैं, it can be out of PL credit. Profits of previous quarter can be used up to the date of declaration, या profits of the financial year for which the dividend is declared. इसके लिए हमने कई छोटे छोटे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे क्लास के अंदर. एंड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको रिवाइज जरूर करना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कुछ आईपीएफ के बारे में मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था कि किस तरह हम लोगों को ये जो चीज़ें आपको दिख रही है डिविडेंड ट्रांसफर से रिलेटेड कई अमेंडमेंट्स भी हम लोगों ने यहाँ पर किया था. तो यू मस्ट हैव रिवाइज्ड ऑल दीज पॉइंट्स. तो चलिए, तो डिविडेंड चैप्टर भी हो गया. एंड अलग से लिख लो सीएसआर चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट. पुराने आरटीपीज में इन्होंने दिया था स्पेशली रूल्स, तो इसकी एक अलग वीडियो भी बनाई हुई है जहां रूल्स को मैंने फिर से समझाते हुए सीएसआर चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करवाया था. नाउ अदर लॉस के यहाँ 4 क्वेश्चंस मुझे नजर आ रहे हैं. लेट अस डू इट ग्रेजुअली. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आज आरटीपी का हो रहा है. एमसीक्यूज वर वेरी सिंपल, सो अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं. कम टू दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर, वैसे आपको इशारा बता दूं, ये कंटिन्यूइंग गारंटी पर बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, पता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनआई एक्ट ऐसे सब समझ में आता है, जब पढ़ते हैं लगता है हाँ बात सही है, बात गलत है. प्रॉब्लम कब आता है? जब वो केस स्टडीज में आप जाते हैं. ये कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है अगर आपको याद हो? इट एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस. एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन में मैंने आपके लिए गारंटी दी थी क्रेडिटर को. तो आपको अगर ये भी याद हो, कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकता है बाय रिटन नोटिस टू द क्रेडिटर बाय द श्योरिटी. बट फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस रिटन नोटिस में दूंगा, पर मैं जो ऑलरेडी सप्लाई हो गया उसके लिए मेरी गारंटी रहेगी. बट फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, ये वर्ड आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. या व्हेन द श्योरिटी हिमसेल्फ डाइज,
अंडरस्टूड? श्योरिटी ही मर गया तो वो भी रिवोक हो जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी, ये भी याद रखिएगा। बट फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, और सर जो जीते जी सप्लाई हो गया था वो एस्टेट ऑफ द श्योरिटी से, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर होता है। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की लाइबिलिटी एज सच पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, जितना एस्टेट वो इनहेरिट करेंगे वो पास्ट लाइबिलिटीज के लिए वहां से रिकवरी होगी। ओके सर, क्या बोल रहे हैं आप? फुल पेज आ जाओ, स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। ओके तो आइए अब क्वेश्चंस मैंने समझाया, दो टाइप के सप्लाईज हो रहे थे। एक बार 30,000 इतने तारीख को मार्किंग की आपने या रेस्ट करने चले गए आप? 20,000 इतनी तारीख को। गारंटर का नाम कौन है? गारंटर कौन है? सुरेंद्र, सुरेंद्र 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 डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। तो मेरे जो बैकग्राउंड रेडी किया था उससे आप मैच कर पा रहे हैं चीजों को? On 10th March, being ignorant of the death of Surendra, Virendra further supplied 40,000. यानी कि ये बाद में हुआ है, मरने के बाद। On default in payment by Jitendra on due date, जितेंद्र कौन था भाई? अरे वो डेटर, प्रिंसिपल डेटर। वीरेंद्र sued on by जितेंद्र। वीरेंद्र कौन है? क्रेडिटर। तो हम लिख लेना आप, तो उससे क्या होगा आपको बेटर समझ में आएगा। जितेंद्र कौन है भाई? सब नाम इतने एक जैसे ना, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर sued the legal heirs to discuss the liability of legal heirs। क्या उनको 90,000 देना पड़ेगा या कितना देना पड़ेगा? And what will be your answer if the estate is only of 45,000 rupees? Okay, layout। ओके तो अब हम लोग इसके आंसर देखेंगे। ओके, लेट अस सी द आंसर, राइटिंग पैटर्न। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉ एंड टैक्स में इस टाइप के प्रैक्टिस करने। आप लोग सिर्फ आरटीपी रैंडमली ऐसे लेके बैठ जाते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशंस, कलर मार्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बहुत दिन बाद जब रिवाइज करें वापस वीडियो मत सुनिएगा, तब उस समय आप सिर्फ फाइन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। ये हो गया था, रूल्स वाला भी आपने देख ही लिया था, ठीक है। नाउ a continuing guarantee is revoked by the death of the surety as to future transactions. So look boys and girls, have you observed this word future transactions? लोग आंसर में भूल जाते हैं। The estate of the deceased surety will be liable for those transactions which have taken place during his lifetime. Very good. During his lifetime जो हुआ है उसी के लिए उसकी liability है। Estate will not be liable for the transactions taken place after the death of surety even if creditor had no knowledge। उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये लाइन भी आपको कोट करना पड़ेगा। तो फाइनली व्हाट इज द क्रक्स कि यहां पर जो उसके लीगल एयर्स हैं वो 50,000 वाले के लिए लायबल है, बट जो ट्रांजैक्शन 10 मार्च को हुआ था उसके लिए उनकी लाइबिलिटी नहीं है। और अगर एस्टेट सिर्फ 45,000 का था तो लीगल एयर्स विल बी ओनली लायबल फॉर 45,000 ओनली। चेक कर लीजिए फुल पेज वंस।
ओके, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस वर्ड, और लिखा एक लाइन, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, यानी कई बार हो सकता है आपकी कॉन्ट्रैक्ट में आपने कुछ लिख दिया नहीं, फ्यूचर के लिए भी कुछ होगा या कुछ आपने वेरी किया है जो बेसिक लॉ है, तो अलग चीज है, पर अदरवाइज दिस इज द नॉर्मल लॉ विच यूजुअली टेक्स प्लेस। तो अब सर मुझे क्या करना चाहिए? आइए, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, जल्दी से उनको भी हम लोग कर लेते हैं। एनआई एक्ट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे नजर आया, इवन दिस वाज गुड, अभी जो आपने देखा। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ एनआई एक्ट, बेसिक बट गुड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, आई विल गिव यू रीडिंग टाइम। तो एक काम करो, 10 और 11 दोनों पढ़ लो, फिर हम लोग सीधा आंसर्स देखेंगे दोनों का। ये तो आप देखते ही समझ गए होंगे, मे वर्ड को लेकर आया है कुछ। स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन। लेआउट वंस। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पोर्शंस हैं इन सीए, इंटर, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, सर इसको रिवाइज कैसे करना चाहिए? इसके लिए मैंने शॉर्ट क्लिपिंग्स बनाए थे एजेंसी पर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर, फिर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और के ऊपर। सर ये कहाँ मिल सकता है? सर अभी पता चला आप भी हैं यूट्यूब पर, पहले मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था, ऑल्दो आई एम टीचिंग फॉर 22 ईयर्स, बट यूट्यूब पे मैं बेसिकली दिसंबर 21 से एक्टिव हुआ हूं। तो इफ यू डोंट नो अबाउट दीज क्लासेस, आप प्लेलिस्ट कॉलम को जरूर फॉलो करिएगा। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जैसे आज के क्लास में आप देख रहे हैं क्या वर्ड्स लोग खो जाते हैं, आंसर में नहीं लिखते हैं, दोज थिंग्स आर रिटन। कहां लिखा हुआ है वो आंसर्स? प्लेलिस्ट कॉलम में, उन पर वीडियोस हैं अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक्स पर। इट रियली सिंप्लीफाइज योर एफर्ट्स, सही दिशा में आपको मतलब कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट्स मिलेगा। ओके तो ये अब दोनों क्वेश्चन आप पढ़िए। रीडिंग टाइम, गिव रीडिंग टाइम टू द स्टूडेंट प्लीज। happened in this particular case? वैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट्स, लेट बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एनआई एक्ट के रिवीजन बहुत जरूरी होते हैं, उसके रिवीजन क्लिपिंग्स बहुत जरूरी हैं। तो एनआई एक्ट का रिवीजन क्लिपिंग्स प्लेलिस्ट कॉलम में दिया हुआ है, बहुत फाइन तरीके से, अननेसेसरीली लंबे रिवीजन नहीं है, पर सारे कॉर्नर्स टच किए गए हैं। तो यू मस्ट रिवाइज इट, अदरवाइज बहुत दिन बाद जब कॉन्ट्रैक्ट एनआई पढ़ते हैं ना, तो आंसर यस या नो सबको पता होता है, बट हाउ यू शुड बेसिकली फ्रेम द प्रॉपर 5 मार्क आंसर, उस समय लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये ना हो, इसे प्लीज वॉच द रिवीजन एंड देन स्टार्ट रिवाइजिंग द चैप्टर। सर ये तो उल्टा हो गया, पहले तो चैप्टर पढ़ना चाहिए ना मुझे। आप रीडिंग करेंगे, आप वो वर्ड्स यूज करना, वीडियो सुन के फिर कर सकते हैं, पूरी वीडियो नहीं, रिवीजन वीडियोस को सुनकर आप डेवलप कर सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड हियर, मिस्टर ए या अंजुम, अंजुम नाम है ना, अंजुम ड्रू अ चेक ऑफ 20,000 टू बबलू एंड डिलीवर्ड टू हिम। बबलू इंडोर्स कर दिया चेक रेयांश को, बट ड्रॉवर में रख दिया। यानी कि आप बोलना चाह रहे हैं नेगोशिएशन कंप्लीट कब होता है?
सर डिलीवरी भी तो करना होता है ना एंडोर्स करने के बाद, पर बबलू मर गया एंड चेक वाज फाउंड बाय रेयांश इन बबलूज ड्रॉअर, तो एक्चुअली नेगोशिएशन तो कंप्लीट हुआ ही नहीं था रेयांश के प्रति, कैन ही रिकवर द चेक अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनआई एक्ट? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मली आंसर्स में आप लिखेंगे क्या, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। तो लुक हियर एवरीवन, हाउ टू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर। फुल पेज करो एक बार बच्चों के लिए। नेगोशिएबल कैसे होता है पहले वो समझाया गया। नेगोशिएबल के लिए इंडोर्समेंट भी जरूरी है, सर हुआ ना यहां पर, एंड डिलीवरी भी जरूरी है, स्पेशली अगर वो पेबल टू चेक पेबल टू ऑर्डर हो या बिल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर हो। तो नेगोशिएबल तभी होता है जब इंडोर्समेंट के बाद डिलीवरी भी कंप्लीट हो जाए। तो यू मस्ट नोट इट, पॉज इट, इट्स अ गुड क्वेश्चन आई वुड से। तो डिलीवरी बहुत जरूरी होता है। द राइट्स आर ओनली ट्रांसफर्ड आफ्टर द एंडोर्समेंट व्हेन द सेम हैज बीन डिलीवर्ड, तब हम बोलते हैं कि इसके राइट्स ट्रांसफर हुए हैं। डिलीवरी नहीं हुआ तो ऐसे सिचुएशन में अगर एंडोर्सर मर जाए द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कैन नॉट नेगोशिएट। ओके, सो इसलिए वो एलिजिबल नहीं है चेक को क्लेम करने के लिए। इज इट फाइन एवरीवन? चेक कर लो। तो आप एक नोट लिखो अपने आरटीपी में, पॉज कर लो एक बार, यू शुड लेआउट। आप जब वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी देख रहे हो एक बार पॉज कर लीजिए, पॉज करके यू कैन राइट नोट, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये आप लिख सकते हो। एंड ऑल्सो राइट वॉच एनआई एक्ट रिविजन प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। ओके, और मैराथन रिविजन जो मैंने बिगनिंग में बोला था वो भी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस रिमेनिंग, द लास्ट फेज गोइंग ऑन। एक सेकेंड, एमसीक्यूज बहुत सिंपल है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाया, मतलब एक भी टेक्निकल एमसीक्यू नहीं था। दो तो पेज के एमसीक्यू हैं, एक तो सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड केस स्टडी है बट आई डिडंट लाइक द क्वेश्चन। सर तो इंटीग्रेटेड केस स्टडी सॉल्व कैसे करना चाहिए? मैंने कई बार बोला है आपको, मैंने इंटीग्रेटेड केस स्टडी इंस्टीट्यूट मैट की मार्क्ड पीडीएफ मेरे वेबसाइट पे दे दी है विद फाइन ऑब्जर्वेशंस, कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ये सब लिखा भी है। सर जो आपको इजी लग रहा है मुझे वो भी अगर टफ लगा तो नहीं लगेगा। मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोच करके आई हैव स्टेप्ड इनटू योर शूज एंड देन एनालाइज द क्वेश्चन। ओके, नाउ लुक हियर, कहां गया ये वाला लास्ट क्वेश्चन? या प्लीज लुक, अब ये बहुत डायरेक्ट है। सेक्शन 3 जब हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ते हैं वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि मे शब्द को डायरेक्टरी मानना चाहिए या मैंडेटरी, ये उस अंश पर है। सो आई एम नॉट हैमरिंग अपॉन इट अगेन। इंटरप्रिटेशन का भी दिया हुआ है, जनरल क्लॉजेस का भी रिवीजन वीडियोस डाला हुआ है प्लेलिस्ट में। और एक प्रीएम्बल को कब यूज किया जाता है इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये भी हम लोग रिवीजन वीडियो में डाले हैं। फिर भी यहां पर एक चीज बता दूं, मे वर्ड मैंडेटरी होता है व्हेन इट इज कपल्ड विथ लीगल ऑब्लिगेशन, या उस चीज को नहीं करने से देयर इज अ पेनल्टी इन्वॉल्व, तब वो मे वर्ड शैल की तरह मैंडेटरी ट्रीट किया जाता है। इट डिपेंड्स। तो ऑफ कोर्स ये जो सेक्शन 3 है, a company may be formed for lawful purpose, it actually has to be formed for lawful purpose. Okay, and when can the preamble be used as an aid to interpretation of statute? ये हमने preamble chapter के अंदर देखा था, सॉरी इंटरप्रिटेशन के अंदर preamble के शॉर्ट नोट में देखा था। फिर भी मैं यहां वाले जो मार्किंग्स हैं आपको जरूर से दिखाना चाहूंगा, बिकॉज कंपनी को आप कभी भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए कॉल ही नहीं कर सकते। यहां मैंडेटरी कब होगा? व्हेन इट इज कपल्ड विद अ लीगल ऑब्लिगेशन और सम पेनल्टीज इंपोज। मेरे आंसर्स बेटर थे जब मैंने करवाया था क्लास को। फुल पेज करो, प्रीएम्बल के आंसर्स एक बार लोग लर्न लिख दो, इसको थोड़ा लैंग्वेज अच्छा डेवलप किया गया। इट्स अ गुड क्वेश्चन, यू कैन इनकॉर्पोरेट इन आवर नोट्स ऑल्सो। व्हेन कोर्ट्स विल रेफर द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल बेसिकली होता क्या, एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, बट उससे आप पूरे एक्ट के मीनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। It cannot override the provisions of the act. And learn these lines when the courts usually refer preamble as an aid to construction or to find out the meaning of the act. Courts usually ऐसा कब refer करता है? I'll wait. Take this. अच्छे से देखिए please. आप भी pause कर लीजिए when you are viewing this. Pause it and incorporate everything. Now,
इस मार्किंग को करने के बाद एक चीज बता दूं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में मैंने आपको कई केस लॉज बताए थे, स्पेशली रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन पढ़ाते वक्त। तो ये मेरे जो आपको पीडीएफ्स भेजे गए थे नए मैट में भी डाला हुआ है। ये बीटल लीव्स का कुछ क्वेश्चन था एंड लॉट ऑफ केस स्टडीज वी हैव डन व्हेन वी वर डूइंग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। टेक्निकल वर्ड्स को समझाने के लिए मैंने बहुत सारे केस स्टडीज केस लॉज यहां पर आपको करवाए थे, बहुत सारे केस लॉज। सर इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन आंसर्स हमें कैसे रिवाइज करना चाहिए, इसके लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस टिल 2021 एंड तक तो इस मैट में सारे डले हुए और नए वाले आपको भेजते रहूंगा। आई हैव इंसर्टेड 7, 8, 9, 10, 11, 13 questions. 13 questions in interpretation of statutes in the new edition. 13 questions. ये आप जरूर करना। एक जगह पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस सारे इकट्ठा किए हुए हैं, पर उससे भी जरूरी होगा आपको पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस वीडियो ऑफ इंटरप्रिटेशन के रिवीजन वाला वीडियो देखना। सेम थिंग आई ऑल्सो टेल यू इन जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी यही चैलेंजेस आता है, दैट इज इवन मोर चैलेंजिंग कि उसके आंसर्स लोग और उन लोगों को प्रॉब्लम होता है डेवलप करने में। तो व्हेन आई वाज डूइंग जनरल क्लॉजेज एक्ट मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी उस चैप्टर के अंदर, और उसका एक इजी वर्जन मैंने आपके बुक्स में डाला है, स्पेशली सेक्शन 6। आई पर्सनली फील जनरल क्लॉजेज एक्ट का एक अच्छा सेक्शन है जो बहुत दिन से नहीं आया है, आपको जरूर पढ़ के जाना है। एंड मेनी थिंग, मतलब जनरल क्लॉजेज एक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, फुल पेज करो, जैसे मैं सेक्शन 6A पढ़ा रहा था तो क्लास एग्जाम्पल को उसमें पूरा इंसर्ट भी कर दिया हूं, सो दैट व्हेन यू सी सेक्शन 6 आप पॉज करके इस एग्जाम्पल को पढ़ भी सकते हैं, दैट यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। कि एग्जाम्पल्स हिंदी में हम देते हैं पर आप भूल जाते हैं, तो आई हैव इंसर्टेड दिस इनसाइड द क्लास नोट्स टू। फुल पेज। इस टाइप से जनरल क्लॉजेज एक्ट को आप जब रिवाइज करें तो बहुत जरूरी है सारे इन चीजों को जो मैंने अंडरलाइन किया है, डार्क किया है, उसको रिवीजन रिकॉर्डिंग से सुन के करिए। और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज लास्ट 2-3 टर्म से तो डेफिनेशंस पूछ रहे हैं हम लोग। 6 से हार्ड वाला पढ़ के जाते हैं, दे आस्क बेसिक डेफिनेशंस। सो ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, स्पेशली जनरल क्लॉजेज एक्ट को तो एक एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ ही नहीं सकते। इनफैक्ट इवन डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमने यहां पर अराउंड 11, 13, 14 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं सारे यहां पर एक जगह इकट्ठा भी कर दिया है आपको। ओके, सो दिस विल हेल्प यू श्योरली। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर अब मैं इस आरटीपी में वापस आऊं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लुक हियर एवरीवन, जस्ट अ सेकंड। ये जो केस स्टडी आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ये डिविडेंड चैप्टर पे है एंड इट्स टू इजी टू बी एक्सप्लेन्ड। और एक तरीका आपको बताता हूं कि कई केस स्टडी के जब इंग्लिश आप फ्रेमिंग पढ़ते हैं तो कई लोग वो डर जाते हैं इंग्लिश को पढ़कर। अगर आपको कभी डर लगे तो एक रिवर्स तरीका है जो कभी शायद काम आ जाए। आप क्या करो, साइज ऑफ द क्वेश्चन और उसकी इंग्लिश से डर जाए तो पहले एक बार, बहुत गंदा तरीका पर काम एग्जाम का हो जाता है, क्वेश्चंस पहले पढ़ लो एक बार रीडिंग के बाद। अगर डर लग रहा है तो उससे आपको हिंट्स हो जाता है कि कौन कौन से सेक्शंस या टॉपिक्स पर वो रिवॉल्व कर रहे हैं, फिर आप कॉम्प्रिहेंशन के अंदर उस हिसाब से उस पर फोकस कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पे छोटे छोटे और एमसीक्यूज थे विच आर वेरी वेरी डायरेक्ट, सो यू कैन इजीली हैंडल इट। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बताइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन आता है सर कि आंसर्स मुझे कैसे लिखने चाहिए, कितना पैराग्राफ चेंज करना चाहिए। तो आई एम जस्ट शोइंग यू द पेपर ऑफ किंजल अजमेरा AIR 1। जब हमारे यहाँ भी वो टेस्ट देती थी तो लुक हियर हाउ द आंसर्स आर रिटन। अब बोलोगे उनकी हैंडराइटिंग की तो सर बात ही क्या है, यस ऑफ कोर्स, बट फिर भी किस तरह पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, कैसे लेआउट आप मेंटेन करते हैं अपने आंसर्स के। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे मेरे पास 12-13 पेपर्स हैं जो मैं टेस्ट सीरीज में यूज करके आपको दिशा दिखाना चाहूंगा दैट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेक्शन नंबर्स उनसे भी भूल होता था। आई शोड यू इन माय प्रीवियस वीडियो आल्सो that even she had made mistakes sometimes in the section number. In fact, जो मेरे यहाँ उनका एक टेस्ट था, last test, the first line of the answer was wrong. तो मैंने हमेशा बोला if you are not confident about the section number, don't write the wrong section number.
सर एक चीज बताइए, लॉ सिलेबस में एक टेंशन होता है हम लोग को पेनल्टीज और को लेकर, ये कैसे याद किया जाए? तो दिस वर्क वाज डन बाय किंजल हरसेल्फ व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन दिसंबर नवंबर 21 आफ्टर हर एग्जाम्स। मैंने रिक्वेस्ट किया, सो शी कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप दिस बुक। सर आपको पहले ही पता था क्या रैंक आएगा? यस। तो ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्म्स एंड टाइमलाइंस जो एमसीक्यूज में रिफ्लेक्ट हुए हैं और पूरे इंस्टीट्यूट के मैट में कई बार रिफ्लेक्ट हुए हैं, शी हैज incorporated my various charts at one place इंस्टीट्यूट मैट से, और सब सारे चार्ट्स आपको जैसे यहाँ दिख रहे हैं सब एक जगह यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया है। तो इससे फायदा क्या होता है, आप कम टाइम में लास्ट के दिनों में पढ़ सकते हैं। एंड और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पेनल्टीज और क्या आते हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया है, दैट दीज पेनल्टीज या दीज फिगर्स आर इंपॉर्टेंट। इतना ही कर लो, 15-20 तो सारे काम हो जाते हैं। वो जो कंसेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्टर नोटिस वाले, पोल, स्पेशल नोटिस, किस में कितने लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें कंफ्यूजन रहता है, बुक्स कितने साल के लिए प्रिजर्व करने होते हैं, कहीं 8 years कहीं परमानेंटली, वो भी एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। So these are in the new edition which was launched 4 months earlier, and जिनको old edition पहले ट्यूशन ले लिए थे उनको भी हमने ई बुक मेल में भेजी थी। आपने देखा नहीं होगा पर अब देख लीजिए। सर मैं मेरे एग्जाम 5 महीना बाद है, पर मैं ये आपके इस आरटीपी को कमिंग एग्जाम वाले को बाद में भी यूज कर सकता हूँ? यस, 99% यू कैन यूज इट। कुछ चेंज होगा तो विल अपडेट इट, क्योंकि कई साल के आरटीपीज करके जाने चाहिए, उसमें नए नए क्वेश्चंस रहते हैं। और सर मैं आपसे नहीं पढ़ता, मैं क्या टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में एडमिशन ले सकता हूँ? यस, एड्यू दोस्त ऐप पर टेस्ट सीरीज फॉर आपका इस करंट टर्म के लिए नहीं ले रहे हैं, बट जो आने वाला टर्म है नवंबर बैच, उसके लिए एडमिशंस खुले हुए हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। ओके, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा, मार्क्स अच्छा आने से जरूर शेयर करिएगा, और सीएसआर के वीडियो के रिवीजन को भी देखना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।